नमस्कार दोस्तों, सुन लो यूपीएससी पर आपका स्वागत है। आज हम गोता लगाने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के एक बेहद ज़रूरी लेकिन कई बार काफ़ी कंफ्यूजिंग लगने वाले टॉपिक में एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन यानी विनिमय दर निर्धारण। ये वो टॉपिक है जो न सिर्फ जीएस पेपर 3 में आपके मार्क्स पक्के कर सकता है बल्कि देश की आर्थिक सेहत का हाल भी बताता है। बिल्कुल। और ये जो नंबर हम रोज सुनते हैं ना, आज डॉलर 80 रुपए का हो गया, कल 81 का था, परसों 79 का, ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये हमारी अर्थव्यवस्था की कहानी सुनाते हैं। हाँ, ये बताते हैं कि दुनिया के बाजार में हमारे रुपए की क्या पूछ है, क्या वैल्यू है। एग्जैक्टली। एक डॉलर कभी 40 रुपए का, कभी 70 रुपए का, तो कभी 80 रुपए के पार। ये उतार चढ़ाव क्यों आते हैं? इसी पहेली को आज हम सुलझाएंगे, बिल्कुल बेसिक से। और इस पहेली को सुलझाने के लिए हमारा गाइड है संजीव वर्मा की भारतीय अर्थव्यवस्था पर लिखी किताब का अध्याय 29। यूपीएससी एस्पिरेंट्स के बीच ये किताब मतलब काफी पॉपुलर है। सही कहा। और ये चैप्टर खास तौर पर विनिमय दर की गुत्थियों को खोलता है। ये हमें समझाता है कि ये एक्सचेंज रेट क्या बला है, भारत में आज़ादी से लेकर आज तक इसका सफ़र कैसा रहा, फिक्स्ड रेट से लेकर मैनेज फ्लोट तक, ये सब क्या है। और सबसे जरूरी, हाल के सालों में रुपए में जो इतनी गिरावट देखी गई, उसके पीछे के असली कारण क्या है, इसका आम आदमी और अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ता है, और सरकार या आरबीआई इसे संभालने के लिए क्या कर सकते हैं। हाँ, ये सारे पहलू हम कवर करेंगे। तो इस सत्र से सुनने वालों को क्या मिलेगा? विनिमय दर की A to Z समझ। मतलब हम फिक्स्ड रेट, फ्लोटिंग रेट, मैनेज्ड रेट, एप्रिसिएशन, डिवैल्यूएशन, इन सारे भारी भरकम शब्दों को एकदम सरल भाषा में समझेंगे, है ना, रियल लाइफ उदाहरणों के साथ। बिल्कुल। और आरबीआई कैसे बाजार में उतरकर डॉलर खरीदता बेचता है, क्यों करता है, और उसका नतीजा क्या होता है, सब कुछ। ये सिर्फ प्रीलिम्स या मेंस के लिए नहीं, इंटरव्यू में भी यहाँ से सवाल बनते हैं। तो ये अर्थव्यवस्था की समझ को गहरा करेगा। हमारा लक्ष्य है कि अगले 40 से 60 मिनट में इस टॉपिक पर कोई शक, कोई सवाल बाकी न रहे। हाँ, हम इस अध्याय को लाइन बाय लाइन पूरी गहराई से खंगालेंगे। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं। इंग्लिश में बात करेंगे, जहाँ जरूरत होगी दोहराएंगे भी। तो तैयार हैं? बिल्कुल। चलिए शुरू करते हैं अर्थव्यवस्था के इस अहम पहलू की विस्तृत चर्चा। ओके, तो अध्याय का पहला भाग है 29.1, एक्सचेंज रेट यानी विनिमय दर। एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। ये विनिमय दर होती क्या है? बिल्कुल। एक्सचेंज रेट या विनिमय दर का सीधा सा मतलब है एक देश की मुद्रा की कीमत दूसरे देश की मुद्रा में। जैसे अगर हम कहते हैं $1 इज इक्वल्स टू 82 रुपए, इसका मतलब है कि एक अमेरिकी डॉलर खरीदने के लिए आपको 82 भारतीय रुपए देने होंगे। या दूसरे शब्दों में 82 भारतीय रुपए की कीमत एक अमेरिकी डॉलर के बराबर है। हाँ बिल्कुल, ये दो देशों की मुद्राओं के बीच का एक्सचेंज वैल्यू है, अदला बदली का रेट। पर ये रेट एक जैसा क्यों नहीं रहता? मतलब आज 82 है, कल 83 हो सकता है, पहले 75 था। ये बदलता क्यों रहता है भाई? इसका सबसे बड़ा कारण है बाजार का सबसे बुनियादी नियम, मांग और आपूर्ति यानी डिमांड एंड सप्लाई। जैसे सब्जी मंडी में प्याज की कीमत उसकी डिमांड और सप्लाई से तय होती है कि कितनी प्याज आ रही है और कितने लोग खरीदने वाले हैं। हाँ हाँ। वैसे ही फॉरेन करेंसी, मान लीजिए डॉलर, हाँ, की कीमत भी भारत में उसकी मांग और आपूर्ति से तय होती है। कितने डॉलर इंडिया में आ रहे हैं, सप्लाई, और कितने लोगों को डॉलर चाहिए, मांग। अच्छा, तो ये मांग और आपूर्ति को कौन से फैक्टर्स प्रभावित करते हैं? मतलब डॉलर की मांग या सप्लाई क्यों घटती बढ़ती है? हाँ देखिए, कई सारे फैक्टर्स हैं। किताब में कुछ मुख्य कारक बताए गए हैं जिन पर हम एक एक करके बात कर सकते हैं। पहला है इनकम लेवल्स यानी देशों की आय का स्तर। इसका क्या असर होता है? अगर मान लीजिए भारतीयों की आय बढ़ती हैं तो वो क्या करेंगे? शायद विदेश घूमना चाहेंगे, विदेशी सामान ज्यादा खरीदेंगे, है ना? तो इंपोर्ट बढ़ेगा। और इंपोर्ट के लिए क्या चाहिए? डॉलर। एग्जैक्टली। तो डॉलर की मांग बढ़ जाएगी। इससे डॉलर महंगा हो सकता है यानी रुपया कमजोर। ठीक है। दूसरा फैक्टर? दूसरा है शेयर इन वर्ल्ड ट्रेड यानी विश्व व्यापार में देश की हिस्सेदारी। अगर भारत का एक्सपोर्ट यानी निर्यात बढ़ता है तो क्या होगा? तो बाहर से डॉलर आएंगे। बिल्कुल, यानी डॉलर की सप्लाई बढ़ेगी। सप्लाई बढ़ने से डॉलर सस्ता हो सकता है यानी रुपया मजबूत। अच्छा, तीसरा? तीसरा है परचेजिंग पावर पैरिटी, पीपीपी। ये थोड़ा जटिल है, इस पर हम बाद में डिटेल में बात करेंगे। पर मोटा मोटा मतलब ये है कि दो देशों में एक जैसी चीजें खरीदने में कितना खर्च आता है। ठीक है, इसे बात के लिए रखते हैं। चौथा फैक्टर? चौथा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी उत्पादन की लागत।
अगर भारत में चीजें बनाना दूसरे देशों के मुकाबले सस्ता है तो हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, लोग हमसे सामान खरीदेंगे। हाँ, और एक्सपोर्ट बढ़ेंगे तो फिर से डॉलर की सप्लाई बढ़ेगी, रुपया मजबूत होगा। ओके, और पांचवा है सेंट्रल बैंक इंटरवेंशन, यानी केंद्रीय बैंक का हस्तक्षेप, मतलब आरबीआई का दखल। कभी कभी आरबीआई सीधे बाजार में कूदकर डॉलर खरीदने या बेचने लगता है, जिससे वो रेट को प्रभावित कर सकता है। इस पर हम आगे बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। तो ये सब फैक्टर्स मिलकर डॉलर की मांग और आपूर्ति तय करते हैं और उससे तय होती है विनिमय दर। हाँ बिल्कुल, ये डायनामिक है, लगातार बदलता रहता है। ठीक है, अब खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था के संदर्भ में इसका क्या महत्व है? देखिए, खुली अर्थव्यवस्था वो है जो दुनिया के बाकी देशों के साथ खूब व्यापार, निवेश, लेन देन करती है। जैसे भारत आज काफी हद तक एक खुली अर्थव्यवस्था है। ऐसी इकोनॉमी में एक्सचेंज रेट बहुत जरूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको लगातार करेंसी बदलने की जरूरत पड़ती है। सामान आयात करने के लिए डॉलर चाहिए। बाहर से कोई कंपनी भारत में फैक्ट्री लगा रही है, एफडीआई, तो वो डॉलर लाएगी जिसे रुपये में बदलना होगा। लोग विदेश घूमने जाते हैं तो रुपये को उस देश की करेंसी में बदलते हैं। बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं तो ये करेंसी कन्वर्जन चलता ही रहता है। इसलिए रेट क्या है ये बहुत मायने रखता है। और बंद अर्थव्यवस्था में, जैसे शायद पहले भारत काफी हद तक था। हाँ, बंद अर्थव्यवस्था बाहरी दुनिया से बहुत कम लेन देन रखती है। उसका फोकस घरेलू उत्पादन और खपत पर होता है। वो आत्मनिर्भर होने की कोशिश करती है। ऐसे में विदेशी मुद्रा की जरूरत बहुत कम पड़ती है, शायद सिर्फ कुछ बहुत जरूरी आयातों के लिए। इसलिए वहाँ विनिमय दर का महत्व काफी कम हो जाता है। रेट कुछ भी हो, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। समझ गई। अब आते हैं विनिमय दर तय करने के तरीकों पर। किताब में कुछ अलग अलग सिस्टम बताए गए हैं। पहला जिक्र है डॉलराइज्ड इकोनॉमीज का। ये क्या है? हाँ, ये एक खास स्थिति है। डॉलराइज्ड इकोनॉमीज वो होती हैं जहां देश अपनी खुद की मुद्रा इस्तेमाल ही नहीं करता या बहुत कम करता है। वहां लेन देन के लिए मुख्य रूप से अमेरिकी डॉलर ही चलता है। अरे, अपनी करेंसी ही नहीं? हाँ, या होती भी है तो नाम मात्र की, जैसे पनामा, इक्वाडोर, एल साल्वाडोर। इन देशों ने या तो अपनी मुद्रा को पूरी तरह छोड़ दिया या डॉलर को उसके साथ साथ मुख्य मुद्रा बना लिया। पर ऐसा क्यों करते हैं ये देश? अक्सर ऐसा तब होता है जब उनकी अपनी मुद्रा बहुत अस्थिर हो, मतलब उसकी वैल्यू बहुत तेजी से गिर रही हो, या देश में हाइपर इन्फ्लेशन यानी अत्यधिक महंगाई हो, तो लोग अपनी करेंसी पर भरोसा खो देते हैं और एक स्थिर मजबूत करेंसी जैसे डॉलर को अपनाने लगते हैं। इससे उन्हें स्थिरता मिलती है, लेकिन अपनी मौद्रिक नीति पर उनका कंट्रोल खत्म हो जाता है। दिलचस्प। खैर, मुख्य रूप से दो सिस्टम है, फिक्स्ड और फ्लोटिंग। पहले बात करते हैं स्थिर या निश्चित विनिमय दर, फिक्स्ड और पेग्ड एक्सचेंज रेट की। बिल्कुल, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, देश का केंद्रीय बैंक या सरकार विनिमय दर को एक निश्चित स्तर पर फिक्स या पेग कर देती है। पेग मतलब जैसे किसी चीज को कील से ठोक देना। वो घोषणा कर देते हैं कि भाई $1 इज इक्वल टू इतने रुपए, और फिर उस रेट को बनाए रखने के लिए वो मार्केट में जरूरी हस्तक्षेप करते हैं। मतलब रेट बदलता नहीं है? नहीं, या बहुत ही कम। सरकार उसे डिफेंड करती है। इसके भी कुछ प्रकार हैं, जैसे एक है करेंसी बोर्ड। करेंसी बोर्ड, ये क्या होता है? करेंसी बोर्ड फिक्स्ड रेट का एक बहुत ही सख्त, बहुत ही रिजिड रूप है। इसमें देश अपनी मुद्रा को किसी बहुत मजबूत विदेशी मुद्रा जैसे डॉलर या यूरो से एक बिल्कुल निश्चित अनुपात, फिक्स्ड रेशियो पर, जैसे 1.1 बांध देता है। और इसमें खास क्या है? सबसे खास बात यह है कि देश उतनी ही घरेलू मुद्रा छाप सकता है जितनी उसके पास उस विदेशी मुद्रा का भंडार हो। मतलब अगर सेंट्रल बैंक के पास $100 मिलियन का रिजर्व है, तो वो एक निश्चित अनुपात के हिसाब से ही अपनी करेंसी छाप सकता है। $1 रिजर्व आया तो ही वो उतने मूल्य की घरेलू मुद्रा छापेगा। मनमाने ढंग से नोट नहीं छाप सकते। अरे वाह, ये तो जबरदस्त अनुशासन हो गया। इसका फायदा क्या है? इसका सबसे बड़ा फायदा है मौद्रिक अनुशासन, मॉनेटरी डिसिप्लिन। ये सिस्टम अक्सर उन देशों में अपनाया जाता है जहां महंगाई बेकाबू हो गई हो और लोगों का अपनी मुद्रा से भरोसा उठ गया हो। करेंसी बोर्ड लागू करने से सरकार की नोट छापने की आज़ादी खत्म हो जाती है, जिससे महंगाई पर लगाम लगती है और मुद्रा में लोगों का विश्वास लौटता है। लेकिन नुकसान भी तो होगा। हाँ, सबसे बड़ा नुकसान ये है कि देश अपनी स्वतंत्र मौद्रिक नीति, इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी बनाने की क्षमता पूरी तरह खो देता है। वो अपनी अर्थव्यवस्था की ज़रूरत के हिसाब से ब्याज दरें घटा बढ़ा नहीं सकता या मनी सप्लाई कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि मुद्रा की सप्लाई तो विदेशी मुद्रा के भंडार पर टिकी हुई है।
अगर इकोनॉमी स्लो डाउन में है तो वो नोट छापकर या ब्याज दर घटाकर उसे बूस्ट नहीं दे सकता। अर्जेंटीना ने इसे अपनाया था और उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़े थे। हांगकांग में अभी भी ये सिस्टम है जो डॉलर से पेग्ड है। ओ बाप रे, काफी रिस्की लगता है। ठीक है, फिक्स्ड रेट का दूसरा रूप है क्रॉलिंग पेग्ड दरें, क्रॉलिंग पेग्ड रेट्स। ये करेंसी बोर्ड से कैसे अलग है? ये फिक्स्ड रेट का थोड़ा लचीला रूप है। यहाँ भी केंद्रीय बैंक एक आधिकारिक दर तय करता है, लेकिन मुद्रा को उस दर के आसपास एक सीमित दायरे में उतार चढ़ाव करने की इजाजत देता है। अच्छा, मतलब थोड़ी छूट? हाँ, थोड़ी छूट। जैसे बैंक कह सकता है कि ऑफिशियल रेट 80 रुपए प्रति डॉलर रहेगा, लेकिन ये 79.5 और 80.5 के बीच घूम सकता है। ये हुआ बैंड, और इस बैंड को जरूरत के हिसाब से धीरे धीरे ऊपर या नीचे खिसकाया क्राउ कराया भी जा सकता है, ताकि अर्थव्यवस्था में बदलावों के साथ एडजस्ट किया जा सके। इसके उदाहरण? चीन काफी समय तक इसी तरह की प्रणाली का इस्तेमाल करता रहा है, हालांकि अब वो भी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ बढ़ रहा है। रूस ने भी इसे इस्तेमाल किया है। ये करेंसी बोर्ड जितनी सख्त नहीं है, सेंट्रल बैंक को थोड़ी गुंजाइश देती है एडजस्टमेंट की। समझ गया। तो ये थे फिक्स्ड रेट के प्रकार। अब आते हैं दूसरे मुख्य सिस्टम पर, बाजार निर्धारित विनिमय दरें, मार्केट डिटरमिन्ड एक्सचेंज रेट्स। इसमें पहला है पूर्ण फ्लोट। फुल फ्लोट या इसे क्लीन फ्लोट भी कहते हैं। इसका मतलब है कि विनिमय दर पूरी तरह से 100% बाजार में विदेशी मुद्रा की मांग और आपूर्ति, डिमांड एंड सप्लाई से तय होती है। इसमें केंद्रीय बैंक कोई हस्तक्षेप नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं, जीरो इंटरवेंशन। मतलब मार्केट को पूरी आजादी? पूरी आजादी। जो रेट मार्केट तय करे वही फाइनल। अमेरिका, यूरोपीय संघ के देश, यूरोजोन, यूके, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन सभी विकसित देशों में यही सिस्टम चलता है। बाजार ही तय करता है डॉलर, यूरो, येन की कीमत क्या होगी एक दूसरे के मुकाबले। और दूसरा प्रकार जो भारत के लिए महत्वपूर्ण है, प्रबंधित फ्लोट, मैनेज्ड फ्लोट, या जिसे डर्टी फ्लोटिंग भी कहते हैं। ये क्या है? बिल्कुल, मैनेज फ्लोट जैसा कि भारत में है, ये एक मिलाजुला सिस्टम है। इसमें भी विनिमय दर मुख्य रूप से तो बाजार की मांग और आपूर्ति से ही तय होती है, यानी ये फ्लोटिंग है। लेकिन केंद्रीय बैंक, हमारे केस में आरबीआई, जरूरत पड़ने पर बाजार में हस्तक्षेप, इंटरवीन करता है। क्यों? ताकि दर में बहुत ज्यादा और अचानक उतार चढ़ाव, एक्सेसिव वॉलेटिलिटी ना आए, या दर को एक खास दिशा दी जा सके अगर जरूरत महसूस हो। इसे डर्टी फ्लोटिंग क्यों कहते हैं? ये तो सुनने में थोड़ा नेगेटिव लगता है। हाँ, ये शब्दावली अर्थशास्त्रियों ने दी है। डर्टी इसलिए क्योंकि ये पूरी तरह से क्लीन या मुक्त बाजार फ्लोट नहीं है। इसमें केंद्रीय बैंक की डर्टी यानी हस्तक्षेप वाली उंगलियां दिखती हैं। हालांकि देश इसे मैनेज्ड कहना पसंद करते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य होता है अर्थव्यवस्था को स्थिरता देना, न कि दर के साथ कोई छेड़छाड़ करना या गलत फायदा उठाना। भारत भी इसे मैनेज्ड फ्लोट कहता है। और ये मैनेजमेंट या हस्तक्षेप कैसे होता है, इस पर हम आगे बात करेंगे। हाँ बिल्कुल, हम आगे विस्तार से देखेंगे कि आरबीआई ये मैनेजमेंट कैसे करता है, कब डॉलर खरीदता है, कब बेचता है और क्यों। ठीक है, अब एक बड़ा सवाल, इन दोनों में से कौन सा सिस्टम बेहतर है, फिक्स्ड या फ्लोटिंग या मैनेज्ड फ्लोट? ये $1,000,000 या कहें मिलियन रुपए का सवाल है, और सच कहूं तो इसका कोई एक सीधा जवाब नहीं है। हर सिस्टम के अपने फायदे और नुकसान हैं। जैसे कि देखो, फिक्स रेट क्या देता है? स्थिरता, स्टेबिलिटी। रेट फिक्स है तो बिजनेस करने वालों को, इन्वेस्टर्स को पता होता है कि आगे रेट क्या रहेगा। इससे प्लानिंग आसान होती है, अनिश्चितता कम होती है। ये व्यापार और निवेश के लिए अच्छा हो सकता है। लेकिन ये बाहरी झटकों के प्रति बहुत संवेदनशील होता है। मान लो अचानक बहुत सारा पैसा देश से बाहर जाने लगे, तो सेंट्रल बैंक को रेट डिफेंड करने के लिए अपने डॉलर बेचने पड़ेंगे। अगर रिजर्व खत्म हो गए तो फिर आपको रेट छोड़ना पड़ेगा और वो बुरी तरह गिर सकता है, जैसा कई देशों में हुआ है। और जैसा हमने करेंसी बोर्ड में देखा, आप अपनी स्वतंत्र मौद्रिक नीति खो देते हैं। और फ्लोटिंग रेट का फायदा ये है कि ये अर्थव्यवस्था की असलियत को दिखाता है। एक्सचेंज रेट खुद एक शॉक अब्जॉर्बर की तरह काम कर सकता है। मान लो इंपोर्ट बहुत बढ़ गए तो रुपया कमजोर होगा, जिससे इंपोर्ट अपने आप महंगे होकर कम हो जाएंगे और एक्सपोर्ट सस्ते होकर बढ़ सकते हैं। ये ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट में मदद करता है। और सबसे बड़ी बात, ये आपको अपनी मौद्रिक नीति अपनी जरूरत के हिसाब से चलाने की आजादी देता है। लेकिन इसमें भी तो दिक्कत होगी। हाँ, इसमें अस्थिरता, वॉलेटिलिटी का खतरा रहता है। रेट रोज ऊपर नीचे हो सकता है, जिससे अनिश्चितता बढ़ सकती है और व्यापार या निवेश पर बुरा असर पड़ सकता है। तो फिर चुनाव किस पर निर्भर करता है कि कौन सा सिस्टम अपनाएं? ये उस देश की अर्थव्यवस्था की प्रकृति पर निर्भर करता है। उसका आकार कितना बड़ा है, वो दुनिया के साथ कितना व्यापार करती है, कितनी ओपन है, उसके पास विदेशी मुद्रा भंडार कितना है, उसकी महंगाई दर कैसी है, उसके नीतिगत लक्ष्य क्या है।
इन सब बातों पर। कोई रूल ऑफ थंब है? व्यापार पर निर्भर हैं, वो शायद फिक्स्ड रेट पसंद करें, जबकि बड़ी विविधतापूर्ण अर्थव्यवस्था वाले देश अक्सर फ्लोटिंग या मैनेज्ड फ्लोट की ओर जाते हैं। किताब कहती है कि ज्यादातर खुली अर्थव्यवस्थाएं मार्केट रेट की ओर झुक रही हैं और इसे अर्थव्यवस्था का थर्मोमीटर भी कहा गया है। क्यों? हाँ, ये सच है। जैसे जैसे दुनिया ग्लोबलाइज हुई है, पूंजी का प्रवाह, कैपिटल फ्लोज बहुत बढ़ गया है, तो फिक्स्ड रेट को बनाए रखना बहुत मुश्किल और महंगा होता गया है। मार्केट रेट या फ्लोटिंग रेट को अर्थव्यवस्था का थर्मामीटर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दर अर्थव्यवस्था की बुनियादी सेहत का संकेत देती है। कैसे? देखो, अगर रुपया लगातार कमजोर हो रहा है तो ये एक सिग्नल है, ये बता रहा है कि शायद अर्थव्यवस्था में कुछ गड़बड़ है। हो सकता है महंगाई ज्यादा है, या निर्यात कमजोर पड़ रहे हैं, या विदेशी निवेश नहीं आ रहा। ये पॉलिसी बनाने वालों के लिए एक चेतावनी की तरह है कि भाई कुछ ठीक करो, जैसे बुखार बताता है कि शरीर में इन्फेक्शन है। अच्छा, और ये भी कहा गया है कि मार्केट रेट अपनाना अर्थव्यवस्था की परिपक्वता और मजबूत मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स का संकेत है। बिल्कुल, क्योंकि बाजार आधारित दरों के उतार चढ़ाव को झेलने के लिए आपकी अर्थव्यवस्था का बुनियादी रूप से मजबूत होना जरूरी है। आपके पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार होना चाहिए ताकि जरूरत पड़ने पर आप हस्तक्षेप कर सकें। महंगाई नियंत्रण में होनी चाहिए, वित्तीय घाटा काबू में होना चाहिए। अगर आपकी अर्थव्यवस्था कमजोर है और आप फ्लोटिंग अपना लें तो रेट बहुत ज्यादा अस्थिर हो सकता है और इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा सकता है। और यहीं पर हार्ड करेंसी और सॉफ्ट करेंसी का कॉन्सेप्ट आता है। हाँ, हार्ड करेंसी वो होती हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत भरोसेमंद मानी जाती हैं, लोगों ने आसानी से स्वीकार कर लेते हैं। उनकी विनिमय दर आमतौर पर स्थिर रहती है या मजबूत होती है। ये अक्सर बाजार निर्धारित, मार्केट डिटरमिन्ड होती हैं। कौन सी है ये हार्ड करेंसी? अमेरिकी डॉलर, यूएसडी, यूरो, जापानी येन, जेपीवाई, ब्रिटिश पाउंड, जीबीपी, स्विस फ्रैंक, सीएचएफ, ये सब हार्ड करेंसी मानी जाती हैं। ये उन देशों की मुद्राएं होती हैं जिनकी अर्थव्यवस्थाएं बड़ी, स्थिर और विकसित होती हैं और जिनका वैश्विक व्यापार में बड़ा हिस्सा होता है। और सॉफ्ट करेंसी? जैसे हमारा रुपया। सॉफ्ट करेंसी वो होती हैं जिनकी अंतर्राष्ट्रीय स्वीकार्यता हार्ड करेंसी जितनी नहीं होती। उनकी कीमत में ज्यादा उतार चढ़ाव आ सकता है। उनकी विनिमय दर पर अक्सर कुछ सरकारी नियंत्रण या प्रबंधन, जैसे मैनेज्ड फ्लोट, होता है। ये आमतौर पर विकासशील या उभरती अर्थव्यवस्थाओं की मुद्राएं होती हैं। भारतीय रुपया, आईएनआर, चीनी युआन, सीएनवाई को अभी सॉफ्ट करेंसी माना जा सकता है, हालांकि इनकी स्वीकार्यता और महत्व धीरे धीरे बढ़ रहा है। एक बहुत जरूरी बात जो किताब ने उठाई है, एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन और करेंसी कन्वर्टेबिलिटी, मुद्रा परिवर्तनीयता। लोग अक्सर इन दोनों को मिला देते हैं। प्लीज इसे क्लियर कीजिए। एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन का मतलब है कि दर तय कैसे होगी, फिक्स्ड होगी, फ्लोटिंग होगी या मैनेज फ्लोट होगी। ये रेट मैकेनिज्म की बात है। करेंसी कन्वर्टेबिलिटी का मतलब है कि आप अपनी घरेलू मुद्रा जैसे रुपया को कितनी आसानी से और कितनी मात्रा में विदेशी मुद्रा जैसे डॉलर में बदल सकते हैं और विदेशी मुद्रा को घरेलू मुद्रा में। ये बदलने की आज़ादी की बात है। क्या ये एक दूसरे पर निर्भर है या एक सिस्टम अपनाने से दूसरा अपने आप आ जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। किताब साफ कहती है कि ये ना तो एक दूसरे पर निर्भर हैं, ना ही एक दूसरे का तार्किक विस्तार, लॉजिकल एक्सटेंशन है। ये दो अलग अलग पॉलिसी डिसीजन है। आप कोई भी कॉम्बिनेशन अपना सकते हैं। अच्छा, उदाहरण दे सकते हैं अलग अलग कॉम्बिनेशन के? जरूर, बहुत अच्छे उदाहरण हैं। यूएसए, वहाँ फुल फ्लोट रेट है, डिटर्मिनेशन, और फुल कन्वर्टेबिलिटी भी है। आप डॉलर को किसी भी करेंसी में किसी भी काम के लिए कितनी भी मात्रा में बदल सकते हैं, चालू खाता और पूंजी खाता दोनों पर। थाईलैंड 1997 संकट से पहले, वहाँ पेग्ड रेट था, डिटर्मिनेशन, लेकिन फुल कन्वर्टेबिलिटी थी। पूंजी का आना जाना आसान था। यही कॉम्बिनेशन बाद में संकट का एक बड़ा कारण बना। चाइना, चीन का रेट काफी हद तक पेग्ड मैनेज्ड है, डिटर्मिनेशन, लेकिन कन्वर्टेबिलिटी पर काफी प्रतिबंध हैं, खासकर पूंजी खाते पर। पैसा देश से बाहर ले जाना आसान नहीं है। अर्जेंटीना पहले, वहाँ करेंसी बोर्ड था, यानी बहुत सख्त फिक्स्ड रेट डिटर्मिनेशन, लेकिन कन्वर्टेबिलिटी पूरी थी। इंडिया वर्तमान, हमारे यहाँ मैनेज्ड फ्लोट है, डिटर्मिनेशन, करंट अकाउंट पर लगभग फुल कन्वर्टेबिलिटी है। व्यापार, यात्रा, शिक्षा के लिए रुपया बदलना आसान है, लेकिन कैपिटल अकाउंट पर फुल कन्वर्टेबिलिटी अभी नहीं है। निवेश के लिए पैसा लाने ले जाने पर कुछ नियम और सीमाएं हैं। ब्राजील, वहाँ भी मैनेज्ड फ्लोट है और कन्वर्टेबिलिटी भी काफी हद तक है। ब्राजील, तो आप देख सकते हैं दुनिया भर में अलग अलग कॉम्बिनेशंस मौजूद हैं। डिटर्मिनेशन और कन्वर्टेबिलिटी दो अलग आयाम हैं।
और आपने कहा कि 1997 के दक्षिण पूर्व एशियाई संकट में इस कॉम्बिनेशन ने भूमिका निभाई थी, थाईलैंड वाले उदाहरण में। हाँ बिल्कुल। थाईलैंड जैसे देशों में दिक्कत क्या हुई, उनका रेट तो फिक्स था, बाहत डॉलर से पैक्ड था, लेकिन पूंजी का आना जाना बिल्कुल खुला था, फुल कन्वर्टिबिलिटी ऑन कैपिटल अकाउंट। जब निवेशकों को लगा कि थाई बाहत ओवर वैल्यूड है, उसकी कीमत ज्यादा रखी गई है और गिरने वाला है, तो वो भारी मात्रा में अपना पैसा डॉलर्स थाईलैंड से निकालने लगे। तो सेंट्रल बैंक में क्या किया? सेंट्रल बैंक को अपना फिक्स रेट बचाने के लिए बाजार में डॉलर बेचने पड़े और बाहत खरीदने पड़े, लेकिन निवेशकों का दबाव इतना ज्यादा था कि उनके डॉलर रिजर्व तेजी से खत्म होने लगे। आखिर में उन्हें हार मानकर बाहत को फ्लोट करने पर मजबूर होना पड़ा और वो बुरी तरह गिर गया। यहाँ फिक्स्ड रेट और फ्री कैपिटल फ्लो का ये कॉम्बिनेशन खतरनाक साबित हुआ। ये दिखाता है कि नीतियां सोच समझकर बनानी पड़ती हैं। वाकई बहुत पेचीदा है ये सब। चलिए अब फोकस भारत पर लाते हैं। सेक्शन 29.5 भारत में विनिमय दर, एक्सचेंज रेट इन इंडिया। आज़ादी से लेकर अब तक की कहानी क्या है? ये सफ़र कैसा रहा है? भारत का सफर काफी दिलचस्प रहा है और ये देश की आर्थिक सोच में आए बदलावों को भी दिखाता है। कहानी शुरू होती है आज़ादी के ठीक बाद 1947 से। तब से लेकर 1971 तक भारत ने एक निश्चित विनिमय दर प्रणाली, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म अपनाई। फिक्स्ड किसके साथ फिक्स्ड? हमारा रुपया ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग से एक निश्चित दर पर जोड़ा गया था। पाउंड से क्यों, डॉलर से क्यों नहीं? क्योंकि तब ब्रिटेन हमारा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था और हमारी अर्थव्यवस्था पर उसका ऐतिहासिक और औपनिवेशिक प्रभाव था। कॉमनवेल्थ का हिस्सा भी थे हम, तो पाउंड से लिंक करना लॉजिकल लगा। और दर कौन तय करता था? आरबीआई। तो याद रखिए, फिक्स्ड रेट, पाउंड स्टर्लिंग से जुड़ाव, पहला फेज। फिर 1971 के बाद क्या बदला? 1971 में एक बड़ी घटना हुई। अमेरिका ने डॉलर और सोने का लिंक तोड़ दिया, जिसे निक्सन शॉक कहते हैं। इससे ब्रिटन वुड सिस्टम, जो आज़ादी के बाद की वैश्विक मौद्रिक व्यवस्था का आधार था, वो चरमरा गया। दुनिया भर की मुद्राओं में उथल पुथल मची। तो भारत ने क्या किया? भारत ने भी पाउंड स्टर्लिंग से अपना सीधा जुड़ाव खत्म कर दिया और 1975 से रुपए को मुद्राओं की टोकरी, बास्केट ऑफ करेंसी से जोड़ दिया। टोकरी मतलब अब रुपए की कीमत किसी एक मुद्रा पाउंड के बजाय हमारे कई प्रमुख व्यापारिक साझेदारों जैसे अमेरिका, यूके, जापान, जर्मनी की मुद्राओं के औसत वजन, वेटेड एवरेज के आधार पर तय होने लगी। इस टोकरी में कौन सी मुद्राएं होंगी और उनका वजन क्या होगा, ये आरबीआई गुप्त रखता था। लेकिन सिस्टम अभी भी फिक्स्ड ही था। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। सिस्टम अभी भी फिक्स्ड रेट वाला ही था, बस अब दर तय करने का आधार बदल गया था। एक करेंसी से हटकर कई करेंसी की बास्केट हो गया था। आरबीआई अभी भी दर तय करता था और उसे बनाए रखने की कोशिश करता था। दर का दबदबा बढ़ता गया, पाउंड का महत्व कम होता गया। भारत के व्यापार में भी डॉलर का इस्तेमाल बढ़ने लगा। इसे देखते हुए आरबीआई ने व्यावहारिक रूप से यूएसडी को अपनी हस्तक्षेप और आरक्षित मुद्रा, इंटरवेंशन एंड रिजर्व करेंसी के रूप में अपना लिया। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब था कि आरबीआई जब बाजार में रुपए की कीमत को मैनेज करने के लिए हस्तक्षेप करता था, तो वो मुख्य रूप से डॉलर ही खरीदता या बेचता था और हमारे विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स रिजर्व्स का भी बड़ा हिस्सा डॉलर में ही रखा जाने लगा। बाकी मुद्राओं की दरें भी, जैसे रुपया और येन की दर, वो अक्सर रुपए डॉलर और डॉलर येन की दरों के आधार पर तय होने लगी। तो डॉलर एक तरह से सेंट्रल पिलर बन गया। अच्छा, और फिर आया 1990 का दशक और आर्थिक सुधारों का दौर। यहाँ एलआरएमएस का जिक्र है, उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली, लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम। ये क्या थी? ये बहुत महत्वपूर्ण लगता है। हाँ, ये एक बड़ा मील का पत्थर था। 1991 में भारत एक गंभीर भुगतान संकट, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस से गुजरा। हमारे पास इंपोर्ट बिल चुकाने के लिए फॉरेक्स रिजर्व लगभग खत्म हो गए थे। इस संकट के बाद भारत ने आर्थिक उदारीकरण का रास्ता अपनाया और उसी के तहत विनिमय दर प्रणाली में भी बड़े बदलाव की जरूरत महसूस हुई। मार्च 1992 में एलईआरएमएस लागू किया गया। इसमें क्या खास था? ये एक दोहरी विनिमय दर प्रणाली, ड्यूअल एक्सचेंज रेट थी। दोहरी दर मतलब एक ही चीज के दो रेट एक ही समय में? कैसे? हाँ बिल्कुल। एलईआरएमएस के तहत सिस्टम ये था कि अगर आप निर्यातक हैं या आपको कहीं से विदेशी मुद्रा जैसे डॉलर मिली है, तो आपको अपनी कमाई का 40% हिस्सा आरबीआई द्वारा तय आधिकारिक दर, ऑफिशियल रेट पर सरकार को बेचना पड़ेगा। ये रेट आरबीआई तय करता था। और बाकी 60%? बाकी 60% हिस्सा आप बाजार दर पर खुले बाजार में बेच सकते थे। ये मार्केट रेट बाजार में मांग और आपूर्ति से तय होता था, जो ऑफिशियल रेट से ज्यादा होता था। और आयातकों के लिए? उनके लिए भी यही था। कुछ जरूरी आयातों जैसे कच्चा तेल, उर्वरक, जीवन रक्षक दवाएं
के लिए सरकार उन्हें ऑफिशियल रेट पर डॉलर उपलब्ध कराती थी, लेकिन बाकी सभी आयातों के लिए उन्हें मार्केट रेट पर डॉलर खरीदना पड़ता था, जो महंगा था। तो याद रखें, LERMS 40-60 का अनुपात 40-60, ये बहुत पूछा जाता है। इसका मकसद क्या था सरकार का? इसके दो मुख्य मकसद थे। पहला, धीरे धीरे बाजार आधारित विनिमय दर की ओर बढ़ना, मतलब मार्केट को ज्यादा रोल देना। दूसरा, साथ ही सरकार के जरूरी आयातों के लिए सस्ता डॉलर सुनिश्चित करना, ताकि उन चीजों की कीमत ना बढ़े। ये एक तरह का संक्रमणकालीन उपाय था। इसी समय फेडाई यानी फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई, जो बैंकों का एक संगठन है और बाजार दर के निर्धारण और नियमों में भूमिका निभाता है। तो ये फिक्स्ड रेट से पूरी तरह हटने की दिशा में एक बीच का रास्ता था। बिल्कुल, ये फुल फ्लोट नहीं था, पर पुराने फिक्स्ड रेट से एक कदम आगे था। और ये कब तक चला? ज्यादा दिन नहीं, मार्च 1993 में, यानी सिर्फ एक साल बाद ही इस दोहरी प्रणाली डुअल सिस्टम को खत्म कर दिया गया। सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया और एकीकृत विनिमय दर प्रणाली यूनिफाइड एक्सचेंज रेट सिस्टम अपना ली। एकीकृत मतलब अब दो रेट नहीं, सिर्फ एक ही रेट होगा, और वो होगा मार्केट रेट। ऑफिशियल रेट पूरी तरह खत्म कर दिया गया। विनिमय दर अब पूरी तरह से बाजार द्वारा निर्धारित मार्केट डिटरमिन्ड होने लगी, जिसे फेडई बैंकों की संस्था रोज घोषित करती थी। इस तरह मार्च 1993 से भारत ने सैद्धांतिक रूप से फ्लोटिंग रेट सिस्टम अपना लिया। निश्चित दर प्रणाली का अंत हो गया। लेकिन हम आज इसे मैनेज फ्लोट कहते हैं, फुल फ्लोट या क्लीन फ्लोट क्यों नहीं? अगर 1993 से ही मार्केट रेट है तो? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। सैद्धांतिक रूप से फ्लोटिंग अपनाने के बाद भी हुआ ये कि खासकर 2003-4 के बाद भारत में विदेशी पूंजी का प्रवाह, कैपिटल इनफ्लोज, खासकर FIIs, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का पैसा बहुत तेजी से बढ़ने लगा। हमारी इकोनॉमी अच्छा कर रही थी तो बाहर से खूब डॉलर आ रहे थे। तो इससे क्या हुआ? डॉलर की सप्लाई बढ़ गई? हाँ, डॉलर की सप्लाई बहुत बढ़ गई। अब डिमांड सप्लाई के नियम से क्या होना चाहिए? अगर सप्लाई बढ़ेगी तो डॉलर सस्ता होगा, यानी रुपया मजबूत होगा। अगर RBI बीच में नहीं पड़ता तो रुपया शायद $1 = 40 रुपए से होते हुए 35 रुपए या उससे भी नीचे चला जाता। इससे तो अच्छा होता ना, रुपया मजबूत होता। हाँ, आयात सस्ते होते, लेकिन सोचो हमारे निर्यातकों का क्या होता? उनका माल विदेशी बाजार में बहुत महंगा हो जाता, उनकी कॉम्पिटिटिवनेस खत्म हो जाती, लाखों नौकरियां जा सकती थी। ओह, तो RBI ने क्या किया? निर्यातकों को बचाने और रुपए में अत्यधिक और अचानक मजबूती, शार्प अप्रिसिएशन को रोकने के लिए RBI ने बाजार में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। उसने मार्केट से डॉलर खरीदना शुरू कर दिया ताकि डॉलर की अतिरिक्त सप्लाई को सोख लिया जाए और रुपए को बहुत ज्यादा मजबूत होने से रोका जा सके। इसी हस्तक्षेप इंटरवेंशन के कारण हमारी प्रणाली को मैनेज्ड एक्सचेंज रेट या मैनेज्ड फ्लोट कहा जाता है तो बाजार आधारित, पर RBI द्वारा जरूरत पड़ने पर प्रबंधित, मैनेज्ड। अच्छा, तो अब समझते हैं कि ये मैनेज्ड एक्सचेंज रेट काम कैसे करता है। आपने मांग और आपूर्ति की बात की थी, इसे थोड़ा और विस्तार से समझाएंगे, शायद ग्राफ की मदद से? जरूर, इससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कल्पना कीजिए कि हम एक ग्राफ बना रहे हैं। Y एक्सिस पर हम विनिमय दर दिखाते हैं। ऊपर जाने का मतलब रुपया कमजोर हो रहा है, नीचे जाने का मतलब मजबूत। और X एक्सिस पर डॉलर की मात्रा दिखाते हैं। ठीक है। अब डॉलर की मांग कौन करता है? सोचिए, हाँ, जो लोग विदेश से सामान मंगाते हैं, इम्पोर्टर्स, विदेश घूमने जाते हैं, टूरिस्ट, बच्चे बाहर पढ़ते हैं, हाँ, विदेशी कंपनियों को पेमेंट भेजनी है, बिल्कुल। और जो भारतीय बाहर निवेश करना चाहते हैं, इन सबको डॉलर चाहिए। मांग का नियम क्या कहता है? चीज जितनी महंगी, मांग उतनी कम। हाँ, तो अगर डॉलर महंगा होगा, यानी रुपया रेट ज्यादा होगा, मान लो 85 रुपए, तो लोग कम डॉलर मांगेंगे। अगर सस्ता होगा, मान लो 75 रुपए, तो ज्यादा मांगेंगे। इसलिए डॉलर का मांग वक्र, डिमांड कर्व, नीचे की ओर झुका, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ठीक है, मांग वक्र नीचे की ओर। और डॉलर की आपूर्ति, सप्लाई ऑफ USD कहाँ से आती है? डॉलर की आपूर्ति आती है उनसे जो डॉलर भारत लाते हैं। जैसे जो लोग भारत से सामान एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्टर्स, उन्हें पेमेंट डॉलर में मिलती होगी। हाँ, और बाहर की कंपनियां जो भारत में निवेश करती हैं, FDI, FPI, जो विदेशी टूरिस्ट भारत आते हैं, विदेशों में काम कर रहे भारतीय जो घर पैसे भेजते हैं, रेमिटेंसेस। परफेक्ट, ये सब भारत में डॉलर लाते हैं, यानी डॉलर की सप्लाई बढ़ाते हैं। आपूर्ति का नियम क्या कहता है? चीज जितनी महंगी बिकेगी, लोग उतना ज्यादा बेचना चाहेंगे। तो अगर डॉलर के बदले ज्यादा रुपए मिलेंगे, यानी डॉलर रेट ज्यादा होगा, मान लो 85 रुपए, तो एक्सपोर्टर या निवेशक ज्यादा डॉलर बेचना चाहेंगे। अगर रेट कम होगा, 75 रुपए, तो कम बेचना चाहेंगे।
इसलिए डॉलर का आपूर्ति वक्र सप्लाई कर्व ऊपर की ओर उठा होता है। ओके, तो मांग नीचे, आपूर्ति ऊपर, तो फिर रेट कहाँ तय होता है? जहां ये दोनों वक्र डी और एस एक दूसरे को काटते हैं, वही बाजार संतुलन विनिमय दर होती है। मान लीजिए ये ई बिंदु पर काटते हैं और यहां दर है $1 बराबर 40 रुपए। पुराना उदाहरण ले रहे हैं समझने के लिए। और डॉलर की मात्रा है क्यू। ये हो गया हमारा बेस केस, जब मार्केट अपने हिसाब से चल रहा है। ठीक है, ये बेस केस हो गया। अब मान लीजिए भारत में अचानक विदेशी निवेश एफपीआई एफडीआई बहुत बढ़ जाता है, जैसा 2004 से 7 के बीच हुआ था। तब क्या होगा ग्राफ पर? अदर विदेशी निवेश बढ़ता है, मतलब भारत में डॉलर का इनफ्लो बढ़ रहा है, तो डॉलर की आपूर्ति बढ़ जाएगी। इसका मतलब है कि हर विनिमय दर पर अब बाजार में पहले से ज्यादा डॉलर उपलब्ध होंगे। तो क्या होगा? आपूर्ति वक्र दाईं ओर खिसक जाएगा, शिफ्ट्स आउटवर्ड्स राइटवर्ड्स। मान लीजिए ये खिसक कर S1 पर आ गया। मांग वक्र का क्या होगा? मान लेते हैं मांग वक्र डी वही रहता है। अब नया संतुलन बिंदु कहाँ होगा? नया आपूर्ति वक्र S1 पुराने मांग वक्र डी को कहाँ काटेगा? हाँ, पुराने बिंदु ई से नीचे और दाईं ओर काटेगा। बिल्कुल। मान लीजिए ये नया बिंदु E1 है। इस नए बिंदु पर y एक्सिस पर देखिए, विनिमय दर कम हो जाएगी। मान लीजिए ये $1 बराबर 38 रुपए हो गई और x एक्सिस पर डॉलर की मात्रा Q से बढ़कर Q1 हो जाएगी। $1 बराबर 38 रुपए। इसका मतलब है कि अब $1 खरीदने के लिए पहले 40 रुपए देने पड़ते थे, अब सिर्फ 38 रुपए देने पड़ रहे हैं। रुपया मजबूत हो गया। इसे ही एप्रिसिएशन कहते हैं। बिल्कुल सही। इसे कहते हैं रुपए का अप्रिसिएशन या मूल्य वृद्धि, या डॉलर का डिप्रिसिएशन या मूल्य ह्रास। जब रुपया अप्रिशिएट होता है तो $1 का दर कम हो जाती है। याद रखिए, रेट कम होना मतलब रुपया मजबूत होना। और इसका असर क्या होता है, खासकर हमारे निर्यातकों पर? आपने पहले बताया था। हाँ, जब रुपया मजबूत होता है, जैसे $1 बराबर 38 रुपए, तो भारतीय निर्यातकों को नुकसान होता है। क्यों? मान लीजिए कोई निर्यातक $100 का सामान बेचता है। पहले उसे 4,000 रुपए मिलते थे, $100 40 रुपए। अब उसे सिर्फ 3,800 रुपए मिलेंगे, $100 38 रुपए। उसकी कमाई घट गई। या फिर विदेशी खरीदार के लिए वो सामान महंगा हो गया। एग्जैक्टली। विदेशी खरीदार को अब वही भारतीय सामान खरीदने के लिए पहले से ज्यादा डॉलर देने पड़ेंगे, या उतने ही डॉलर में कम सामान मिलेगा। इससे भारतीय निर्यात अंतर्राष्ट्रीय बाजार में महंगे हो जाते हैं और उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता या कॉम्पिटिटिवनेस कम हो जाती है। निर्यात घट सकते हैं। और आयात पर क्या असर होता है? आयात सस्ते हो जाते हैं, क्योंकि अब हमें $1 खरीदने के लिए सिर्फ 38 रुपए देने पड़ रहे हैं। तो जो सामान हम $100 का आयात करते थे, वो पहले 4,000 रुपए का पड़ता था, अब सिर्फ 3800 रुपए का पड़ेगा। इससे आयात बढ़ सकते हैं। तो निर्यात घटना और आयात बढ़ना दोनों मिलकर हमारे चालू खाता घाटा, करंट अकाउंट डेफिसिट को बढ़ा सकते हैं। हाँ बिल्कुल। CAD यानी देश की विदेशी मुद्रा की कमाई और खर्च का अंतर, अप्रिसिएशन से CAD बिगड़ सकता है। यहीं पर RBI मैदान में आता है। जब रुपया इस तरह मजबूत हो रहा हो, डॉलर 38 की तरफ जा रहा हो, तो RBI हस्तक्षेप क्यों और कैसे करता है? RBI मुख्य रूप से किस लिए हस्तक्षेप करता है? ताकि रुपए को बहुत ज्यादा और बहुत तेजी से मजबूत होने से रोका जा सके। क्यों? ताकि निर्यात की कीमत प्रतिस्पर्धा, प्राइस कंपैरेटिवनेस बनी रहे और CAD बेकाबू ना हो। करता कैसे? बहुत सिंपल है। जब बाजार में डॉलर की आपूर्ति, सप्लाई बहुत ज्यादा होने से रुपया मजबूत हो रहा होता है, तो RBI क्या करेगा? वो सप्लाई को कम करने की कोशिश करेगा या डिमांड बढ़ाने की। वो खुद बाजार में उतरकर डॉलर खरीदना शुरू कर देता है। RBI डॉलर खरीदता है? किससे? बैंकों से, मार्केट से। वो खुद डॉलर का खरीदार बन जाता है। इससे क्या होता है ग्राफ पर? जब RBI डॉलर खरीदता है, तो वो बाजार में डॉलर की अतिरिक्त मांग पैदा करता है। ये अतिरिक्त मांग बढ़ी हुई आपूर्ति को सोख लेती है। ग्राफ पर देखें तो RBI की मांग जुड़ने से कुल मांग वक्र D ऊपर की ओर या दाईं ओर खिसकता है। इससे संतुलन बिंदु वापस ऊपर की तरफ जाने लगता है और विनिमय दर वापस पुराने स्तर, जैसे $1 = 40 रुपए की ओर जाने लगती है, या कम से कम 38 रुपए तक नहीं पहुंच पाती। RBI रुपए को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट होने से रोक लेता है। लेकिन एक मिनट, जब RBI डॉलर खरीदने के लिए रुपए बाजार में डालता है, मतलब वो बैंकों को रुपए देकर उनसे डॉलर लेता है, तो इससे सिस्टम में रुपए की सप्लाई बढ़ जाती होगी? बिल्कुल सही पकड़ा।
यही है कैच। ये आरबीआई के हस्तक्षेप का एक बड़ा साइड इफेक्ट है। जब आरबीआई डॉलर खरीदता है तो वो बदले में रुपए देता है। ये रुपया बैंकिंग सिस्टम में आ जाता है। इससे सिस्टम में रुपए की तरलता यानी पैसे की सप्लाई बढ़ जाती है। और अगर पैसा ज्यादा होगा तो लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा, बैंक ज्यादा कर्ज देंगे, लोग ज्यादा खर्च करेंगे, चीजों की मांग बढ़ेगी और नतीजा महंगाई बढ़ सकती है। तो एक तरफ आप निर्यात बचा रहे हैं डॉलर खरीदकर, दूसरी तरफ आप महंगाई को न्योता दे रहे हैं रुपये की सप्लाई बढ़ाकर। ओह, ये तो बड़ी दुविधा है। तो इस महंगाई को रोकने के लिए आरबीआई क्या करता है? यहाँ स्टेरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आता है ना? हाँ बिल्कुल, स्टेरलाइजेशन, जिसे हिंदी में निर्जीवीकरण कहते हैं, पर स्टेरलाइजेशन शब्द ही ज्यादा चलता है। वो प्रक्रिया है जिसके जरिए आरबीआई डॉलर खरीदने से पैदा हुई अतिरिक्त रुपये की तरलता को वापस सोख लेता है, अब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे ऑपरेशन से पहले डॉक्टर अपने औजारों को स्टेरिलाइज करते हैं ताकि मरीज को इन्फेक्शन न फैले। हाँ, वैसे ही आरबीआई डॉलर खरीदने से पैदा हुए अतिरिक्त रुपये को स्टेरलाइज करता है ताकि इकोनॉमी में महंगाई का इन्फेक्शन न फैले। करता कैसे है ये स्टेरिलाइजेशन? रुपया वापस कैसे खींचता है? इसके कई तरीके हैं। सबसे आम तरीका है ओपन मार्केट ऑपरेशंस यानी ओएमओ के तहत सरकारी बॉन्ड बेचना। आरबीआई बैंकों को ये बॉन्ड बेचता है और बदले में उनसे वो अतिरिक्त रुपया वापस ले लेता है। पैसा आरबीआई के पास आ गया, बॉन्ड बैंकों के पास चला गया, लिक्विडिटी कम हो गई। और कोई तरीका? दूसरा तरीका है रिवर्स रेपो ऑक्शन करना। इसमें आरबीआई बैंकों से कम अवधि के लिए उधार लेता है और बदले में ब्याज देता है। पैसा आरबीआई के पास आ जाता है। तीसरा तरीका है बैंकों के कैश रिजर्व रेशियो यानी सीआरआर को बढ़ा देना। सीआरआर वो पैसा होता है जो बैंकों को अनिवार्य रूप से आरबीआई के पास रखना होता है। अगर सीआरआर बढ़ेगा तो बैंकों के पास उधार देने के लिए कम पैसा बचेगा। इन तरीकों से आरबीआई सिस्टम से अतिरिक्त रुपए को बाहर खींच लेता है। अगर आरबीआई पूरी तरह से अतिरिक्त रुपए को सोख ले, मतलब जितने रुपए डॉलर खरीदने में डाले उतने ही स्टेरलाइजेशन से वापस खींच लिए, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पूर्ण स्टेरलाइजेशन, कंप्लीट स्टेरलाइजेशन। लेकिन यह हमेशा संभव या आसान नहीं होता। स्टेरलाइजेशन की अपनी लागत होती है। जैसे अगर आरबीआई बॉन्ड बेचता है तो उसे उन बॉन्ड्स पर ब्याज देना पड़ता है। अगर वो रिवर्स रेपो से पैसा उठाता है तो भी ब्याज देना पड़ता है। और कभी-कभी स्टेरलाइजेशन के चक्कर में ब्याज दरें इतनी बढ़ जाती हैं कि वो इकोनॉमी के लिए नुकसानदायक हो सकता है। यहीं पर किताब कैदी की दुविधा, प्रिजनर्स डायलेमा का जिक्र करती है। आरबीआई के लिए ये दुविधा क्यों है, इसे समझाइए। हाँ, ये एक क्लासिक दुविधा है अर्थशास्त्र में। आरबीआई के सामने यहाँ दो उद्देश्य हैं जो आपस में टकरा रहे हैं। एक, विनिमय दर को मैनेज करना, रुपए को बहुत मजबूत होने से रोकना ताकि निर्यात प्रतिस्पर्धी रहें। दूसरा, मुद्रास्फीति, महंगाई को नियंत्रण में रखना। दुविधा यह है कि अगर वो पहला उद्देश्य हासिल करने के लिए डॉलर खरीदता है तो सिस्टम में रुपया बढ़ता है, जिससे दूसरा उद्देश्य महंगाई नियंत्रण खतरे में पड़ जाता है। और अगर वो महंगाई रोकने के लिए स्टेरिलाइजेशन करता है तो स्टेरिलाइजेशन की अपनी लागत है और हो सकता है कि स्टेरिलाइजेशन से ब्याज दरें बढ़ जाएं जो इकोनॉमी के लिए ठीक ना हो, या फिर स्टेरिलाइजेशन इतना असरदार ना हो कि पूरी लिक्विडिटी सोख पाए। तो आरबीआई को इन दोनों के बीच एक मुश्किल संतुलन साधना पड़ता है। वो एक को साधने जाता है तो दूसरा बिगड़ने का डर रहता है। वो दोनों को एक साथ पूरी तरह हासिल नहीं कर सकता, कहीं ना कहीं समझौता करना पड़ता है। यही है कैदी की दुविधा वाली स्थिति। हस्तक्षेप का एक और तरीका टोबिन टैक्स भी बताया गया है। ये क्या चीज़ है? टोबिन टैक्स का आइडिया नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री जेम्स टोबिन ने दिया था। ये बेसिकली अल्पकालिक शॉर्ट टर्म सट्टेबाजी वाले कैपिटल इनफ्लोस को हतोत्साहित करने के लिए करेंसी के लेन देन पर लगाए जाने वाला एक छोटा सा टैक्स है। मतलब हॉट मनी पर टैक्स? हाँ, हॉट मनी वो पैसा जो सिर्फ ब्याज दर या विनिमय दर के थोड़े से अंतर का फायदा उठाने के लिए तेजी से एक देश से दूसरे देश में घूमता है और अस्थिरता पैदा करता है। टोबिन का आइडिया था कि अगर हर बार करेंसी बदलने पर एक छोटा सा टैक्स जैसे कि 0.1% या 0.5% लगेगा तो ये शॉर्ट टर्म सट्टेबाजी कम हो जाएगी, लेकिन लॉन्ग टर्म निवेश पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। तो ये लागू क्यों नहीं होता? इसे लागू करना बहुत मुश्किल है। पहली बात, सभी देशों को मिलकर इसे लागू करना होगा, वरना पैसा टैक्स न लगने वाले देश में चला जाएगा। दूसरी बात,
किस प्रवाह को सट्टेबाजी वाला माने और किसे जरूरी निवेश, ये तय करना मुश्किल है। और क्या ये जरूरी व्यापार और निवेश को भी नहीं रोक देगा? इन दिक्कतों के कारण ये ज्यादा लोकप्रिय नहीं हो पाया है, हालांकि इस पर चर्चा चलती रहती है। तो वापस आते हैं मूल सवाल पर। क्या ये मैनेज्ड फ्लोट, ये आरबीआई का हस्तक्षेप, खासकर जब रुपया मजबूत हो रहा हो, उचित है? क्या आरबीआई को मार्केट में दखल देना चाहिए? इस पर क्या बहस है? इस पर जबरदस्त बहस है अर्थशास्त्रियों और पॉलिसी मेकर्स के बीच, और दोनों पक्षों के पास मजबूत तर्क हैं। पहले सुनते हैं हस्तक्षेप के खिलाफ वाले तर्क। क्यों नहीं करना चाहिए आरबीआई को हस्तक्षेप? हस्तक्षेप के खिलाफ तर्क, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट इंटरवेंशन। पहला और सबसे बड़ा तर्क, बाजार को अपना काम करने दें। लेट द मार्केट वर्क। जब आपने मार्केट डिटरमिन्ड सिस्टम चुना है तो बाजार को तय करने दें। आरबीआई का हस्तक्षेप बाजार के संकेतों को बिगाड़ता है, एक गलत रेट दिखाता है। दूसरा, माइक्रो बनाम मैक्रो दृष्टिकोण। माइक्रो वर्सेस मैक्रो पर्सपेक्टिव। विनिमय दर पूरी अर्थव्यवस्था, मैक्रो इकोनॉमी का मामला है। सिर्फ निर्यातकों, एक्सपोर्टर्स, जो अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा है, भारत की जीडीपी का लगभग 20% या उससे कम, उनको बचाने के लिए पूरी अर्थव्यवस्था को महंगाई के जोखिम में डालना या ब्याज दरें बिगाड़ना, ये कहाँ तक सही है? तीसरा, एप्रिसिएशन के फायदे भी हैं। रुपये के मजबूत होने से आयात सस्ते होते हैं। सोचिए, हमारा कितना सारा जरूरी सामान आयात होता है, कच्चा तेल, मशीनरी, टेक्नोलॉजी, दालें, उर्वरक। इनके सस्ते होने से घरेलू लागत कम होती है, मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिलता है और आम आदमी के लिए महंगाई पर लगाम लगती है। ये फायदा क्यों नजरअंदाज करें? चौथा, निर्यातकों को खुद सुधरना होगा। उन्हें सिर्फ कीमत, प्राइस की बैसाखी पर निर्भर रहने के बजाय अपनी गुणवत्ता, क्वालिटी, वैल्यू एडिशन, इनोवेशन, ब्रांडिंग पर ध्यान देना चाहिए। उन्हें विनिमय दर की अस्थिरता के साथ जीना सीखना होगा। हेजिंग जैसे उपायों का इस्तेमाल करना होगा। कब तक सरकार उन्हें बचाएगी? पांचवा, मजबूत रुपया, मजबूत अर्थव्यवस्था। स्ट्रॉन्ग रुपी इक्वल स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी। लंबी अवधि में अगर किसी देश की मुद्रा लगातार मजबूत हो रही है तो ये उसकी बढ़ती आर्थिक ताकत और उत्पादकता का प्रतीक है। इसे कृत्रिम रूप से रोकना गलत है। काफी मजबूत तर्क हैं ये तो। अब सुनते हैं हस्तक्षेप के पक्ष में क्या कहा जाता है। आरबीआई क्यों इंटरवीन करता है? हस्तक्षेप के पक्ष में तर्क, आर्ग्यूमेंट्स फॉर इंटरवेंशन। पहला, निर्यात बहुत महत्वपूर्ण है, एक्सपोर्ट्स आर क्रूशल। ये सच है कि निर्यात जीडीपी का एक हिस्सा है, लेकिन ये लाखों लोगों को रोजगार देते हैं, ये कीमती विदेशी मुद्रा कमाते हैं जिससे हम अपना इंपोर्ट बिल चुकाते हैं, और ये आर्थिक विकास को गति देते हैं। रुपये के बहुत तेजी से मजबूत होने से इन सब पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। क्या हम लाखों नौकरियों को दांव पर लगा सकते हैं? दूसरा, अस्थिरता रोकना, रेट फिक्स करना नहीं। आरबीआई के समर्थक कहते हैं कि आरबीआई का उद्देश्य दर को किसी खास लेवल पर फिक्स करना नहीं है, बल्कि अत्यधिक और हानिकारक अस्थिरता, एक्सेसिव वॉलेटिलिटी को रोकना है। कभी कभी पूंजी का प्रभाव बहुत ज़्यादा या अचानक होता है, या सट्टेबाजी के कारण रेट बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होता है, जो पूरी अर्थव्यवस्था को अस्थिर कर सकता है। आरबीआई सिर्फ उस अस्थिरता को स्मूथ करने की कोशिश करता है। तीसरा, दूसरे देश भी करते हैं। दुनिया के कई देश, खासकर हमारे प्रतिस्पर्धी देश जैसे चीन, अपनी मुद्रा को कमजोर रखने के लिए या उसे ज्यादा मजबूत होने से रोकने के लिए हस्तक्षेप करते हैं। ऐसे में अगर भारत बिल्कुल हस्तक्षेप न करे तो हमारे निर्यातक नुकसान में रहेंगे। ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड सुनिश्चित करने के लिए जरूरी हो सकता है। चौथा, सीएडी नियंत्रण, मैनेजिंग सीएडी। रुपए के बहुत ज्यादा मजबूत होने से सीएडी नियंत्रण से बाहर जा सकता है, जो अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। तो किताब का निष्कर्ष क्या है इस बहस पर? हस्तक्षेप कब उचित है, कब नहीं? किताब का झुकाव इस ओर लगता है कि सामान्य परिस्थितियों में बाजार को अपना काम करने देना चाहिए और आरबीआई को ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। हस्तक्षेप केवल असाधारण परिस्थितियों, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में ही उचित है, जब पूंजी का प्रवाह बहुत ज्यादा अस्थिर, वॉलेटाइल और अनुमान से परे हो। प्रवाह मुख्य रूप से अल्पकालिक, शॉर्ट टर्म और सट्टा प्रकृति, स्पेक्युलेटिव का हो, न कि लॉन्ग टर्म निवेश। ये प्रवाह अर्थव्यवस्था को अस्थिर कर रहा हो, जैसे कि एसेट मार्केट में बबल बना रहा हो या महंगाई बहुत तेज कर रहा हो। यानी हस्तक्षेप अंतिम उपाय, लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए, रोजमर्रा का नियम नहीं। और इसका उद्देश्य अत्यधिक उतार चढ़ाव को कम करना होना चाहिए, न कि दर को किसी खास स्तर पर जबरदस्ती बनाए रखना। किताब में 2010 के मुद्रा युद्ध का भी जिक्र है, ये क्या था? हाँ, ये 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद की घटना है। संकट से उभरने के लिए अमेरिका और यूरोप के सेंट्रल बैंकों ने अपनी अर्थव्यवस्थाओं में खूब पैसा डाला। इसे
क्वांटिटेटिव ईजिंग या क्यूई कहते हैं, और ब्याज दरें लगभग शून्य कर दी। तो इससे क्या हुआ? इससे बहुत सारा पैसा, डॉलर, यूरो, बेहतर रिटर्न की तलाश में ब्राजील, दक्षिण कोरिया, भारत जैसे उभरते बाजारों में आने लगा। नतीजा, इन देशों की मुद्राएं तेजी से मजबूत होने लगी। अब इन देशों को चिंता हुई कि उनकी मुद्रा मजबूत होने से उनके निर्यात ठप हो जाएंगे। तो इनमें से कई देशों ने जानबूझकर अपनी मुद्रा को कमजोर रखने या उसे और मजबूत होने से रोकने के लिए बाजार में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, जैसे डॉलर खरीदना। अच्छा, मतलब सब अपनी करेंसी कमजोर करने में लग गए। हाँ, ब्राजील के वित्त मंत्री ने इसे ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा युद्ध, इंटरनेशनल करेंसी वॉर का नाम दिया। ये एक तरह की बेगर द नेबर पॉलिसी थी, यानी अपने फायदे के लिए पड़ोसी या दूसरे देश का नुकसान करना। अगर सब देश अपनी करेंसी कमजोर करेंगे तो किसी को फायदा नहीं होगा, बल्कि वैश्विक व्यापार में तनाव बढ़ेगा और ट्रेड वॉर का खतरा पैदा होगा। ये एक आत्मघाती रेस बन सकती है। भारत का क्या रुख था इसमें? भारत ने इसमें काफी संयम दिखाया था और करेंसी वॉर में शामिल होने से बचा था। तो मूल बात ये निकलती है कि निर्यातकों को लंबी रेस में जीतने के लिए सिर्फ विनिमय दर की बैसाखी पर नहीं टिकना चाहिए, बल्कि अपनी क्वालिटी और कम्पेटिटिवनेस पर काम करना होगा। बिल्कुल, उन्हें गुणवत्ता सुधारनी होगी, ब्रांडिंग पर ध्यान देना होगा, नए बाजार खोजने होंगे जैसे अफ्रीका, लैटिन अमेरिका। विनिमय दर के उतार चढ़ाव से निपटना सीखना होगा, जिसके लिए हेजिंग जैसे फाइनेंशियल टूल्स मौजूद हैं। चलिए, ये तो हुई रुपए के मजबूत होने और आरबीआई के हस्तक्षेप की कहानी। अब सिक्के का दूसरा और शायद ज्यादा चिंताजनक पहलू देखते हैं। सेक्शन 29.3, भारतीय रुपए का मूल्य ह्रास, इसके कारण, निहितार्थ, इम्प्लीकेशंस और समाधान। सबसे पहले एक बहुत ज़रूरी कन्फ्यूजन दूर करते हैं। मूल्य ह्रास, डिप्रिसिएशन, और अवमूल्यन, डिवैल्यूएशन में क्या अंतर है? ये दोनों शब्द अक्सर एक दूसरे की जगह इस्तेमाल हो जाते हैं, पर ये बिल्कुल अलग हैं। हाँ, ये अंतर समझना बेहद ज़रूरी है, खासकर यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए। और ये अंतर सीधे सीधे विनिमय दर प्रणाली, एक्सचेंज रेट सिस्टम से जुड़ा है कि कौन सी प्रणाली लागू है। मूल्य ह्रास, डिप्रिसिएशन, ये तब होता है जब देश में बाजार निर्धारित, मार्केट डिटरमिन्ड प्रणाली चल रही हो, यानी फ्लोटिंग रेट या मैनेज्ड फ्लोट सिस्टम हो, जैसे भारत में 1993 के बाद से है। इसमें जब बाजार में विदेशी मुद्रा जैसे डॉलर की मांग, डिमांड, उसकी आपूर्ति सप्लाई से ज़्यादा हो जाती है या सप्लाई कम हो जाती है, तो घरेलू मुद्रा रुपया की कीमत अपने आप स्वतः ही गिर जाती है। यानी अब $1 खरीदने के लिए पहले से ज़्यादा रुपए देने पड़ेंगे। उदाहरण, दर $1 = 80 से बढ़कर $1 = 82 रुपए हो गई। ये बाजार की शक्तियों, मार्केट फोर्सेस के कारण होता है। आरबीआई या सरकार जानबूझकर ऐसा नहीं करती। अवमूल्यन, डिवैल्यूएशन, ये तब होता है जब देश में निश्चित, फिक्स्ड या पेग्ड विनिमय दर प्रणाली चल रही हो। इसमें देश का केंद्रीय बैंक या सरकार जानबूझकर डिलिबरेटली एक आधिकारिक घोषणा करके अपनी मुद्रा की कीमत विदेशी मुद्रा के मुकाबले कम कर देती है। जैसे सरकार आज घोषणा कर दे कि आज से $1 बराबर 50 रुपए होगा, जबकि कर तक ऑफिशियल रेट $1 बराबर 45 रुपए था। इसका उद्देश्य आमतौर पर निर्यात को सस्ता बनाकर उसे बढ़ावा देना और आयात को महंगा बनाकर उसे कम करना होता है, ताकि व्यापार घाटा ठीक हो सके। तो भारत ने कभी अवमूल्यन किया है? हाँ, बिल्कुल किया है। जब हमारी प्रणाली फिक्स्ड रेट वाली थी, 1966 में रुपए का एक बड़ा अवमूल्यन किया गया था। उसके बाद 1991 में जब आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुई, तब भी भुगतान संकट से निपटने के लिए रुपए का 2 चरणों में अवमूल्यन किया गया था। लेकिन 1993 के बाद से 1993 के बाद से जब हम बाजार आधारित प्रणाली, पहले यूनिफाइड रेट फिर मैनेज्ड फ्लोट में आ गए, तब से रुपए की कीमत में गिरावट को मूल्यह्रास, डेप्रिसिएशन कहा जाता है, अवमूल्यन, डिवैल्यूएशन नहीं। तो ये फर्क हमेशा याद रखें। डेप्रिसिएशन = बाजार आधारित स्वतः, डिवैल्यूएशन निश्चित दर प्रणाली में जानबूझकर किया गया। एकदम क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, अब मूल्यह्रास पर लौटते हैं। जब रुपया कमजोर होता है, जैसे $1 82 रुपए से 82 रुपए हो जाता है, तो इसका असर क्या होता है? सैद्धांतिक रूप से तो निर्यातकों को फायदा होना चाहिए, है ना, क्योंकि उनका माल सस्ता हो गया। हाँ, सैद्धांतिक रूप से बिल्कुल यही होता है। जब रुपया कमजोर होता है, डिप्रिशिएट होता है, तो निर्यात सस्ते हो जाते हैं जी। विदेशी खरीदार को अब उतने ही डॉलर में ज्यादा भारतीय सामान मिल सकता है, या वही सामान खरीदने के लिए कम डॉलर देने पड़ेंगे। इससे हमारे निर्यात की मांग बढ़ने की उम्मीद होती है। आयात महंगे हो जाते हैं,
भारतीयों को अब $1 या कोई और विदेशी मुद्रा खरीदने के लिए पहले से ज्यादा रुपए देने पड़ते हैं। कोई चीज जो $100 की थी वो 8,000 की जगह 8,200 रुपए की हो जाएगी। इससे आयात की मांग घटने की उम्मीद होती है। आयात महंगे हो जाते हैं। ये दोनों चीजें मिलकर देश के व्यापार घाटे और चालू खाता घाटे कैड को कम करने में मदद कर सकती हैं। तो फिर दिक्कत क्या है? किताब कहती है कि भारत के संदर्भ में रुपए का मूल्य ह्रास ज्यादातर अच्छा नहीं माना जाता, बल्कि चिंता का विषय बन जाता है। ऐसा क्यों? हाँ, ये भारत की अर्थव्यवस्था की कुछ खासियतों की वजह से है। रुपये के मूल्य ह्रास, खासकर जब ये तेजी से हो, तो इसके कई नकारात्मक परिणाम होते हैं जो फायदों पर भारी पड़ सकते हैं। एक, आयातित मुद्रास्फीति, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। ये सबसे बड़ी चिंता है। भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 85% कच्चा तेल आयात करता है। इसके अलावा कोयला, खाद, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स, दालें, खाद्य तेल, बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें हम आयात करते हैं। जब रुपया कमज़ोर होता है तो इन सभी चीज़ों का आयात बिल रुपए में बढ़ जाता है। तेल महंगा तो ट्रांसपोर्ट महंगा, बिजली महंगी, खाद महंगी तो अनाज महंगा। मतलब महंगाई सीधे आम आदमी की रसोई तक पहुंच जाती है। इसे इंपोर्टेड इन्फ्लेशन कहते हैं। दूसरा, सीएडी पर अनिश्चित प्रभाव, अनसर्टन इम्पैक्ट ऑन सीएडी। हाँ, निर्यात सैद्धांतिक रूप से सस्ते होते हैं, पर क्या वो वाकई बढ़ेंगे? ये इस पर भी निर्भर करता है कि दुनिया में हमारे सामान की मांग है या नहीं, हमारी क्वालिटी कैसी है, सप्लाई चेन ठीक है या नहीं। दूसरी तरफ ज़रूरी आयात जैसे तेल, खाद तो हम कम नहीं कर सकते, उनका बिल रुपए में बढ़ जाता है। कई बार देखा गया है कि रुपया गिरने पर सोने का आयात और बढ़ जाता है, क्योंकि लोग इसे सुरक्षित निवेश मानते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि सीएडी कम हो, कई बार मूल्यह्रास के बावजूद कैड बढ़ जाता है। 3, लागत वृद्धि और कर्ज का बोझ। जिन भारतीय कंपनियों ने विदेश से डॉलर में कर्ज लिया है, जिसे एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स ईसीबी कहते हैं, रुपया कमज़ोर होने पर उन्हें उसे चुकाने के लिए ज़्यादा रुपए चाहिए होंगे। उनकी लागत बढ़ जाती है, मुनाफा कम हो जाता है। इसी तरह जो उद्योग आयातित कच्चे माल, इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स पर निर्भर हैं, उनकी उत्पादन लागत, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है। 4, निवेश पर नकारात्मक असर। लगातार गिरता रुपया विदेशी निवेशकों का, खासकर एफपीआई का भरोसा कम करता है। उन्हें लगता है कि भारत में लगाए उनके पैसे की डॉलर वैल्यू कम हो जाएगी। इससे वो अपना पैसा निकालने लगते हैं, कैपिटल आउटफ्लो, जिससे रुपया और गिरता है। नया विदेशी निवेश एफडीआई आने में भी हिचक हो सकती है। 5, मुद्रा संकट का खतरा, फ्री फॉल। अगर रुपया बहुत तेजी से और लगातार गिरता है, जिसे फ्री फॉल कहते हैं, तो बाजार में एक डर और घबराहट, पैनिक का माहौल बन सकता है। लोग रुपए से भरोसा खोकर डॉलर या सोना खरीदने की होड़ में लग जाते हैं, जिससे गिरावट और तेज हो जाती है। ये एक दुष्चक्र बन सकता है, जैसा 1997 में एशिया में हुआ था, या हाल के सालों में तुर्की, अर्जेंटीना, श्रीलंका में देखा गया। भगवान ना करे ऐसी स्थिति भारत में आए। बाप रे, ये तो सच में काफ़ी गंभीर है। तो मूल्यह्रास उतना सीधा और फायदेमंद नहीं है जितना लगता है, खासकर भारत जैसी इंपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी के लिए। ऐसी स्थिति में जब रुपए तेजी से गिर रहा हो, डिप्रिशिएट हो रहा हो, आरबीआई क्या करता है? वो कैसे हस्तक्षेप करता है? जब रुपया तेजी से गिर रहा होता है तो आरबीआई उसे थामने के लिए या कम से कम गिरावट की रफ्तार को कम करने के लिए बाजार में हस्तक्षेप करता है। इस बार वो क्या करेगा? जब रुपया मजबूत हो रहा था तो वो डॉलर खरीद रहा था। अब जब रुपया कमजोर हो रहा है तो वो डॉलर बेचेगा अपने रिजर्व से। एग्जैक्टली। आरबीआई अपने विदेशी मुद्रा भंडार, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से बाजार में डॉलर बेचेगा। सेलिंग यूएसडी। डॉलर बेचने से क्या होगा? जब आरबीआई बाजार में डॉलर बेचता है तो बाजार में डॉलर की आपूर्ति, सप्लाई बढ़ जाती है। मांग उतनी रहने पर या कम होने पर बढ़ी हुई आपूर्ति डॉलर की कीमत, डॉलर दर को नीचे लाने में मदद करती है, या कम से कम उसे और ज्यादा तेजी से ऊपर जाने से रोकती है। इससे रुपए को गिरने से कुछ सहारा मिलता है, गिरावट थम सकती है या धीमी हो सकती है। लेकिन इस हस्तक्षेप की भी सीमाएं होंगी। जैसे डॉलर खरीदते समय महंगाई का खतरा था, वैसे ही डॉलर बेचते समय भी कुछ दिक्कतें होंगी। बिल्कुल, यहाँ भी दो मुख्य सीमाएं या खतरे हैं। पहला, पर्याप्त भंडार की जरूरत, नीड फॉर एडिक्वेट रिजर्व्स। आरबीआई तभी तक डॉलर बेच सकता है जब तक उसके पास बेचने के लिए पर्याप्त डॉलर भंडार हो। अगर रुपया लगातार गिर रहा है और आरबीआई को बहुत ज़्यादा डॉलर बेचने पड़े तो विदेशी मुद्रा भंडार तेज़ी से घट सकता है। अगर भंडार एक खतरनाक स्तर से नीचे चला जाए तो ये अपने आप में एक बड़ी चिंता का विषय बन जाता है और देश की क्रेडिट रेटिंग पर भी असर पड़ सकता है। हमें 1991 का संकट याद है, जब हमारे पास कुछ ही हफ्तों के आयात के लायक डॉलर बचे थे। दूसरा, तरलता पर असर, इम्पैक्ट ऑन लिक्विडिटी।
जब आरबीआई डॉलर बेचता है तो वो बाजार से रुपए वापस खींच लेता है, एब्जॉर्ब्स रूपी लिक्विडिटी। इससे बैंकिंग सिस्टम में पैसे की कमी हो सकती है। अगर ये बहुत ज़्यादा हो जाए तो ब्याज दरें बढ़ सकती हैं, कर्ज महंगा हो सकता है और ये आर्थिक गतिविधियों को धीमा कर सकता है, यहाँ तक कि मंदी का खतरा भी पैदा कर सकता है। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों ने 1997 में अपनी मुद्रा बचाने के लिए इतने ज़्यादा डॉलर बेचे थे कि उनके यहाँ ब्याज दरें आसमान छूने लगी और संकट और गहरा गया था। ओह, तो यहाँ भी आरबीआई को बहुत संभल कर चलना पड़ता है। भंडार भी बचाने हैं और इकोनॉमी को मंदी में भी नहीं जाने देना है। अब आते हैं भारतीय रुपए की तीव्र गिरावट के मुद्दे पर। किताब में 1999 से मार्केट रेट अपनाने के बाद रुपए के $1 = 68 के पार जाने का जिक्र है और अब तो हम 83-84 के लेवल भी देख चुके हैं। लेकिन आपने बताया था कि आज़ादी के समय तो $1 = 5 रुपए के आसपास था। ये इतनी भारी गिरावट क्यों आई इतने सालों में? आज़ादी के समय रेट बहुत कम था, पर वो एक फिक्स्ड रेट था और भारत एक बहुत अलग, लगभग बंद अर्थव्यवस्था थी। उसकी आज से तुलना करना ठीक नहीं। लेकिन हाँ, उसके बाद से रुपए के लगातार कमज़ोर होने के पीछे कई संरचनात्मक, स्ट्रक्चरल और ऐतिहासिक कारण रहे हैं। लगातार व्यापार घाटा, पर्सिस्टेंट ट्रेड डेफिसिट। आज़ादी के बाद से ही ज़्यादातर सालों में भारत का आयात उसके निर्यात से ज़्यादा रहा है। हमारी बढ़ती आबादी की ज़रूरतें, विकास के लिए ज़रूरी मशीनरी और टेक्नोलॉजी का आयात और तुलनात्मक रूप से कमज़ोर निर्यात प्रदर्शन, इन सब वजहों से हमें हमेशा विदेशी मुद्रा, खासकर डॉलर की कमी का सामना करना पड़ा है। जब मांग ज़्यादा और सप्लाई कम होगी तो कीमत तो गिरेगी ही। उच्च मुद्रास्फीति, हिस्टोरिकली हाई इन्फ्लेशन। भारत में महंगाई दर अक्सर विकसित देशों, खासकर अमेरिका की तुलना में ज़्यादा रही है। जब आपके देश में महंगाई ज़्यादा होती है तो आपकी मुद्रा की खरीदने की शक्ति, परचेजिंग पावर कम हो जाती है और लंबे समय में ये आपकी मुद्रा को दूसरी मुद्राओं के मुकाबले कमज़ोर बनाती है। अवमूल्यन, devaluations in the past. जैसे हमने पहले बात की, व्यापार घाटे और अन्य आर्थिक दबावों के चलते सरकार को 1966 में और फिर 1991 में रुपए का जानबूझकर अवमूल्यन करना पड़ा था, जिसने दर को काफी नीचे ला दिया था। ठीक है, ये तो हुए लॉन्ग टर्म फैक्टर्स। जी। और 1999 से मार्केट रेट अपनाने के बाद क्या हुआ? उसके बाद क्यों तेजी से गिरावट आई? बाजार आधारित प्रणाली में आने के बाद रुपए में उतार चढ़ाव आना तो स्वाभाविक है। किताब इसे समुद्र की शांत लहरों की तरह बताती है। ये हेल्दी है, मार्केट एडजस्टमेंट का तरीका है। लेकिन कभी कभी ये लहरें तूफानी हो सकती हैं, बहुत तेज और बड़ी, जो अर्थव्यवस्था रूपी जहाज को डुबोने का खतरा पैदा कर सकती हैं। हाल के वर्षों में किताब लिखे जाने के समय 2011-13 और 2016 का दौर का जिक्र है, पर यह ट्रेंड उसके बाद भी बीच बीच में दिखा है। रुपए में जो तेज गिरावट देखी गई, जैसे डॉलर $1.60 के पार, फिर 68 के पार जाना और बाद में 80 के पार जाना, वो चिंता का विषय बना। किताब कहती है कि ये अपने आप में संकट नहीं था, पर अगर इसे ठीक से संभाला नहीं गया तो ये संकट बन सकता था। तो इस तीव्र गिरावट के पीछे तात्कालिक कारण क्या थे? किताब कहती है मूल्यह्रास तो सिर्फ एक लक्षण है, असली बीमारी कुछ और है। वो बीमारी क्या थी? बिल्कुल सही। मूल्यह्रास अपने आप में बीमारी नहीं, वो बीमारी का लक्षण है। असली बीमारी थी डॉलर की मांग और आपूर्ति का गंभीर असंतुलन, सीवियर डिमांड सप्लाई इम्बैलेंस। इसके पीछे मुख्य रूप से दो बड़े कारण थे जो एक साथ आ गए। पहला और सबसे महत्वपूर्ण, उच्च चालू खाता घाटा, हाई करंट अकाउंट डेफिसिट, कैड। हमारा व्यापार घाटा तो हमेशा से रहा है, लेकिन 2011-12 और 2012-13 के दौरान ये रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था, जीडीपी के 5% के करीब। क्यों? इसके पीछे मुख्य रूप से दो वजह थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की बहुत ऊंची कीमतें, हाई क्रूड ऑयल प्राइसेस। भारत अपनी ज़रूरत का 80-85% तेल आयात करता है, तो तेल महंगा होने से हमारा इंपोर्ट बिल आसमान छू गया। सोने का भारी आयात, मैसिव गोल्ड इंपोर्ट्स। उस दौरान भारत में सोने का आयात भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। लोग इसे निवेश के लिए खरीद रहे थे। शायद महंगाई और अनिश्चितता के कारण तेल और सोना मिलकर हमारे आयात बिल का बहुत बड़ा हिस्सा बन गए थे। जब इनका आयात इतना बढ़ेगा तो डॉलर की मांग तो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी ही। कैड का मतलब ही है कि हम सामान और सेवाओं के व्यापार में डॉलर खर्च ज़्यादा कर रहे हैं और कमा कम रहे हैं। और दूसरा बड़ा कारण क्या था? दूसरा कारण जुड़ा था पूंजी प्रवाह, कैपिटल फ्लोस से। इस बड़े कैड की भरपाई कैसे हो रही थी?
ये हो रही थी पूंजी खाते कैपिटल अकाउंट में आने वाले विदेशी निवेश, एफडीआई, एफपीआई और एनआरआई जमाओं से। जब तक ये डॉलर का प्रवाह मजबूत था तब तक रुपया काफी हद तक स्थिर रहा, बल्कि 2004-07 में तो मजबूत भी हुआ था। लेकिन दिक्कत ये थी कि इस प्रवाह में स्थिर समझे जाने वाले एफडीआई के मुकाबले अस्थिर, वॉलेटाइल, एफपीआई जिसे हॉट मनी भी कहते हैं, और एनआरआई जमाओं का हिस्सा काफी ज्यादा था। ये पैसा बहुत जल्दी देश से बाहर जा सकता था अगर हालात बदले। और हालात बदले। मई 2013 के बाद, जिसे टेपर टैंट्रम कहा गया, उसने कैसे आग में घी डाला? एग्जैक्टली यही हुआ। मई 2013 में अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व यूएस फेड के तत्कालीन चेयरमैन बेन बर्नांके ने सिर्फ ये संकेत दिया कि वो अपनी क्वांटिटेटिव ईजिंग पॉलिसी, क्यूई पॉलिसी, जिसके तहत फेड 2008 के संकट के बाद से हर महीने अरबों डॉलर छापकर बाजार में डाल रहा था, को भविष्य में धीरे धीरे कम टेपर कर सकता है। उन्होंने सिर्फ इशारा किया था। और उसका क्या असर हुआ? उसका असर बिजली की तरह हुआ। दुनिया भर के निवेशकों ने इसका मतलब निकाला कि अब अमेरिका में डॉलर की सप्लाई कम होगी और वहां ब्याज दरें बढ़ सकती हैं। ये सुनते ही एफपीआई निवेशकों में भगदड़ मच गई। उन्होंने भारत जैसे उभरते बाजारों से अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि अब अमेरिका में निवेश करना ज्यादा फायदेमंद और सुरक्षित होगा। भारत से हर महीने अरबों डॉलर बाहर जाने लगे। किताब $6 बिलियन प्रति माह का आंकड़ा देती है। तो डॉलर की सप्लाई अचानक घट गई? हाँ, डॉलर की आपूर्ति, सप्लाई ऑफ यूएसडी, अचानक घट गई, जबकि आयात, तेल, सोने के कारण मांग, डिमांड फॉर यूएसडी पहले से ही बहुत ज्यादा थी। नतीजा, डिमांड और सप्लाई का गैप बहुत बढ़ गया और रुपया तेजी से गिरा। डॉलर 1 = 68 रुपए के स्तर को भी पार कर गया। इससे ही टेपर टैंट्रम कहा गया। नवंबर 2016 में भी रुपया काफी गिरा था, 39 महीने के निचले स्तर पर। उसके क्या कारण थे? हाँ, उस समय गिरावट के पीछे कई घरेलू और बाहरी फैक्टर एक साथ आ गए थे। पहला, नोटबंदी, डीमोनेटाइजेशन, जो 8 नवंबर 2016 को हुई। इससे अर्थव्यवस्था में अचानक काफी अनिश्चितता और उथल-पुथल मच गई। दूसरा, यूएस ब्याज दर वृद्धि की आशंका। यूएस फेड द्वारा दिसंबर 2016 में ब्याज दरें बढ़ाने की प्रबल उम्मीद थी, जिससे एफपीआई का पैसा बाहर जाने का डर और बढ़ गया। तीसरा, डोनाल्ड ट्रंप का चुनाव जीतना। नवंबर 2016 में ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए। उनकी संरक्षणवादी, प्रोटेक्शनिस्ट व्यापार नीतियों और टैक्स कटौती की योजनाओं से उम्मीद थी कि डॉलर मजबूत होगा और एफआईआईज भारत जैसे बाजारों से पैसा निकालकर अमेरिका ले जाएंगे। और एफआईआईज ने उस दौरान भारतीय बाजारों में भारी बिकवाली भी की। तीसरा, डोनाल्ड ट्रंप का चुनाव जीतना। ये सब मिलकर रुपए पर भारी दबाव डाल रहे हैं। इसमें सट्टेबाजी की भी भूमिका बताई गई है। एनडीएफ कॉन्ट्रैक्ट्स का जिक्र है, ये क्या है? हाँ, जब रुपए की गिरने की उम्मीद बढ़ती है तो सट्टेबाज भी सक्रिय हो जाते हैं। वो रुपए के और गिरने पर दाव लगाते हैं, जिससे गिरावट और तेज हो सकती है। ये सट्टेबाजी सिर्फ घरेलू बाजार में नहीं होती, बल्कि विदेशी बाजारों में भी होती है, खासकर सिंगापुर, दुबई, लंदन जैसे सेंटर्स पर। वहां नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड (एनडीएफ) कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। एनडीएफ, ये क्या होता है? एनडीएफ एक तरह का वायदा अनुबंध फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसमें दो पार्टियां भविष्य की किसी तारीख पर एक निश्चित विनिमय दर पर करेंसी बदलने का समझौता करती हैं। लेकिन इसमें खास बात यह है कि असल में करेंसी की डिलीवरी नहीं होती, नॉन डिलीवरेबल। मैच्योरिटी पर तय रेट और उस दिन के स्पॉट रेट के अंतर के बराबर का कैश सेटलमेंट आमतौर पर डॉलर में कर लिया जाता है। तो इससे रुपए पर कैसे असर पड़ता है? तो ये बाजार आरबीआई के सीधे नियंत्रण से बाहर होते हैं, लेकिन एनडीएफ मार्केट में रुपए पर जो सेंटीमेंट बनता है कि रुपया गिरेगा या चढ़ेगा, उसका असर घरेलू बाजार यानी ऑनशोर मार्केट पर भी पड़ता है। अगर एनडीएफ में रुपया कमजोर हो रहा है तो घरेलू बाजार में भी बिकवाली का दबाव बढ़ सकता है। सट्टेबाज एनडीएफ में शॉर्ट पोजीशन लेकर घरेलू बाजार में भी रुपया बेच सकते हैं, जिससे गिरावट और तेज हो जाती है। तो ये एक एक्स्ट्रा फैक्टर है जो वोलेटिलिटी बढ़ा सकता है। तो अब संक्षेप में दोहराएं कि इस तेज मूल्यह्रास के परिणाम क्या हुए भारतीय अर्थव्यवस्था पर। हमने टुकड़ों में बात की है, पर एक साथ देखें तो परिणाम काफी व्यापक और चिंताजनक थे। इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, ये सबसे सीधा असर था। पेट्रोल, डीजल, गैस, खाद, कोयला, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक सामान, दालें, खाने का तेल सब महंगे हुए। इससे आम आदमी की जेब पर बोझ पड़ा और उद्योगों की लागत बढ़ी। लागत वृद्धि और मुनाफे में कमी। उद्योगों की उत्पादन लागत बढ़ी। जिन कंपनियों ने विदेश से डॉलर में कर्ज लिया था, ईसीबी, उनका कर्ज चुकाना रुपए में महंगा हो गया, जिससे उनके मुनाफे कम हुए। नकारात्मक माहौल और धीमा विकास। लगातार गिरते रुपए ने निवेशकों और उपभोक्ताओं दोनों का भरोसा कम किया। अनिश्चितता के माहौल में निवेश रुका
लोगों ने खर्च कम किया, जिससे आर्थिक विकास की रफ्तार धीमी पड़ने का खतरा पैदा हुआ। शेयर बाजार पर असर। FIIs की बिकवाली से शेयर बाजार में गिरावट आई, जिससे निवेशकों का पैसा डूबा। CAD और विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव। एक तरफ जरूरी आयात महंगे हो रहे थे, दूसरी तरफ FPI बाहर जा रहा था। इससे CAD और चौलाव हुआ। RBI को रुपए को संभालने के लिए डॉलर बेचने पड़े, जिससे हमारा कीमती विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स रिजर्व्स घटने लगा। इससे 1991 जैसे संकट की आशंकाएं फिर से सिर उठाने लगीं। करेंसी संकट और रेटिंग का डर। अगर गिरावट नहीं रुकती तो ये एक पूर्ण विकसित मुद्रा संकट में बदल सकता था, जिससे देश की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग घट सकती थी और विदेश से कर्ज लेना और महंगा हो जाता। निर्यात पर क्या असर हुआ? सैद्धांतिक रूप से तो रुपया सस्ता होने से निर्यात को फायदा होना चाहिए था, क्या ऐसा हुआ? सैद्धांतिक रूप से तो हाँ, निर्यात सस्ते हुए, लेकिन असल में निर्यात में कोई खास उछाल नहीं आया। क्यों? क्योंकि निर्यात सिर्फ कीमत पर निर्भर नहीं करता। उस समय वैश्विक मांग, ग्लोबल डिमांड भी कमजोर थी। 2008 के संकट के बाद से हमारी अपनी सप्लाई चेन में दिक्कतें थीं, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, और सबसे बड़ी बात, किताब कहती है कि मूल्यह्रास अगर धीरे धीरे और अनुमानित तरीके से हो तो शायद निर्यातक उसका फायदा उठा पाएं और अपनी कीमतें एडजस्ट कर पाएं। लेकिन जब गिरावट इतनी तेज, शार्प और अचानक सडन होती है तो ये अर्थव्यवस्था में इतनी अस्थिरता और अनिश्चितता पैदा करती है कि उसका फायदा कम, नुकसान ज्यादा होता है। इससे आयातित इनपुट की लागत बढ़ जाती है, भविष्य के लिए योजना बनाना मुश्किल हो जाता है। तो तीव्र गिरावट शायद निर्यातकों के लिए भी अच्छी नहीं है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो इस गिरावट को रोकने के लिए RBI और सरकार ने क्या उपाय किए? किताब में रेपो रेट बढ़ाने, NRI बॉन्ड जारी करने, डॉलर आउटफ्लो पर रोक लगाने जैसे कदमों का जिक्र है। हाँ, उस समय खासकर 2013 में RBI और सरकार ने मिलकर कई कदम उठाए। इन कदमों का हम मोटे तौर पर लक्षण केंद्रित या डॉलर की मांग दबाने वाले उपाय कह सकते हैं। जैसे रेपो रेट वृद्धि। RBI ने पॉलिसी ब्याज दरें बढ़ाईं। इसका मकसद था सिस्टम से लिक्विडिटी कम करना, कर्ज महंगा करना ताकि इंपोर्ट डिमांड कम हो, और साथ ही विदेशी निवेशकों को ज्यादा ब्याज का लालच देकर उन्हें भारत में पैसा लगाने या रखने के लिए प्रोत्साहित करना। NRI बॉन्ड जारी करना। सरकार ने खास बॉन्ड जारी किए, जैसे रिसर्जेंट इंडिया बॉन्ड्स पहले थे वैसे ही, ताकि विदेशों में बसे भारतीय NRIs डॉलर भेजकर इनमें निवेश करें और देश में डॉलर का इन्फ्लो बढ़े। डॉलर बहिर्वाह पर रोक। विदेश पैसा भेजना, जैसे लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम LRS के तहत व्यक्तिगत सीमा पर कुछ नियंत्रण लगाए गए। भारतीय कंपनियों द्वारा विदेश में निवेश करने, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ODI पर सीमाएं लगाई गई। सोने के आयात पर ड्यूटी बढ़ाई गई और कुछ प्रतिबंध लगाए गए। ओपन मार्केट ऑपरेशंस। सिस्टम से तरलता कम करने के लिए RBI ने बॉन्ड बेचे। डॉलर बेचना, जैसा हमने पहले डिस्कस किया, RBI ने रुपये को सहारा देने के लिए अपने भंडार से डॉलर बेचे। तो क्या ये उपाय कारगर रहे? क्या इनसे रुपए की गिरावट रुक गई? किताब का विश्लेषण है कि ये उपाय ज्यादा कारगर नहीं रहे। हाँ, शायद इन्होंने गिरावट की रफ्तार को कुछ समय के लिए धीमा किया हो या पैनिक को कुछ हद तक रोका हो, लेकिन ये समस्या का स्थायी समाधान नहीं दे पाए। रुपया गिरना पूरी तरह बंद नहीं हुआ। क्यों कारगर नहीं रहे? क्या कमी थी इन उपायों में? किताब के अनुसार कमी ये थी कि ये उपाय समस्या की जड़, रूट कॉज पर चोट नहीं कर रहे थे। ये ज्यादातर डॉलर की मांग को कम करने या दबाने की कोशिश कर रहे थे, जैसे ब्याज दर बढ़ाकर या इंपोर्ट रोककर। जबकि असली समस्या उस समय डॉलर की आपूर्ति की कमी या आपूर्ति में अचानक आई भारी गिरावट थी, FPI के बाहर जाने से। बीमारी थी सप्लाई साइड में और इलाज हो रहा था डिमांड साइड का। ये ऐसा था जैसे आप गुब्बारे को एक तरफ से दबा रहे हैं, वो दूसरी तरफ से फूल रहा है। जब तक सप्लाई की समस्या हल नहीं होती, तब तक सिर्फ डिमांड दबाने से काम नहीं चलेगा। तो असली और टिकाऊ समाधान क्या होना चाहिए था? आपूर्ति केंद्रित उपाय? किताब क्या सुझाती है कि क्या करना चाहिए था या क्या किया जा सकता है? बिल्कुल, असली और टिकाऊ समाधान के लिए डॉलर की आपूर्ति बढ़ाने पर फोकस करना जरूरी था। किताब कई सप्लाई साइड उपाय सुझाती है जिन्हें अपनाकर स्थिति को बेहतर किया जा सकता था। 1. निर्यात को जोरदार बढ़ावा, एग्रेसिव एक्सपोर्ट प्रमोशन। ये सबसे जरूरी और सबसे बड़ा अवसर था। रुपया इतना गिर गया था, डिप्रिशिएट हो गया था कि भारतीय सामान दुनिया भर में बहुत सस्ता हो गया था। ये निर्यातकों के लिए एक सुनहरा, बल्कि किताब इसे दुर्लभ अवसर, रेयर अपॉर्चुनिटी कहती है, अपनी बिक्री बढ़ाने का।
जरूरत थी कि सरकार और निर्यातक मिलकर युद्ध स्तर पर काम करें। निर्यात की राह में आने वाली बाधाओं जैसे कस्टम क्लियरेंस में देरी, बंदरगाहों पर भीड़, खराब लॉजिस्टिक्स, लाल फीताशाही को तुरंत दूर किया जाए। 2. सरकारी प्रक्रिया तेज करना, खासकर निर्यात और निवेश से जुड़ी सरकारी मंजूरियों को बहुत तेजी से निपटाया जाए, प्रोजेक्ट्स जल्दी क्लियर हों। 3. बैंकों द्वारा निर्यात वित्तपोषण, बैंकों को निर्देश दिया जाए कि वो निर्यातकों को आसानी से और सस्ते में कर्ज उपलब्ध कराएं ताकि वो अपने ऑर्डर पूरे कर सकें। 4. FDI आकर्षित करना, अट्रैक्टिंग मोर FDI, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI नियमों को और उदार बनाया जाए, विदेशी निवेशकों के लिए भारत में निवेश करना आसान बनाया जाए। FIPB फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, जो अब खत्म हो चुका है, जैसी संस्थाओं से मंजूरी की प्रक्रिया तेज की जाए। FDI एक स्थिर पूंजी प्रवाह होता है जो FPI की तरह अचानक भागता नहीं, इसलिए यह ज्यादा भरोसेमंद है। 5. सरकारी निवेश बढ़ाना, बूस्टिंग पब्लिक इन्वेस्टमेंट, जब निजी निवेश सुस्त हो तो सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में अपना निवेश बढ़ाना चाहिए। इससे अर्थव्यवस्था में भरोसा लौटता है और निजी निवेश को भी प्रोत्साहन मिलता है। 6. गैर जरूरी आयात पर रोक जारी रखना, कंटिन्यूइंग कर्ब्स ऑन नॉन एसेंशियल इंपोर्ट्स, सोने और लग्जरी सामान जैसे गैर जरूरी चीजों के आयात को हतोत्साहित करने के उपाय जारी रखे जाएं। यह सरकार ने किया भी था। ईरान से तेल आयात, उस समय ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण उससे डॉलर में व्यापार करना मुश्किल था, लेकिन भारत ईरान से तेल खरीद कर उसका भुगतान रुपए में कर सकता था। इससे हमारा काफी डॉलर बच सकता था। इस विकल्प का पूरा इस्तेमाल करना चाहिए था। 8. चीन के साथ व्यापार घाटा कम करना, चीन के साथ हमारा व्यापार घाटा बहुत ज्यादा है। चीन से गैर जरूरी आयात कम करने और चीन को अपना निर्यात बढ़ाने के उपाय करने चाहिए थे। 9. पूर्ण परिवर्तनीयता पर विचार, ये एक विवादास्पद सुझाव था जिस पर किताब चर्चा करती है। तर्क ये था कि अगर भारत कैपिटल अकाउंट पे भी फुल कन्वर्टिबिलिटी लागू कर दे, यानी पूंजी लाने ले जाने पर सभी रोक हटा दे, तो शायद इससे विदेशी मुद्रा का प्रवाह इनफ्लोज और बढ़े, क्योंकि निवेशकों को यह भरोसा होगा कि वो जब चाहें अपना पैसा आसानी से वापस ले जा सकते हैं। और जो छुपा हुआ डॉलर देश के बाहर है, इलिसिट कैपिटल, लेकिन इसके अपने खतरे भी थे, खासकर जब अर्थव्यवस्था पहले से ही अस्थिर हो। ये कदम बहुत सोच समझ कर उठाना पड़ता। तो इस पूरे सेक्शन का रुपये की गिरावट वाले मुद्दे का निष्कर्ष क्या निकलता है? क्या भारत उस समय संकट में था और आगे का रास्ता क्या था? किताब का निष्कर्ष काफी संतुलित और आशावादी है। वो कहती है कि रुपये के लिए समय कठिन जरूर था, चुनौतियां गंभीर थी, लेकिन इसे संकट कहना, जैसा कि कुछ मीडिया चैनल या विश्लेषक कह रहे थे, शायद ज्यादा निराशावादी और बढ़ा चढ़ाकर कहना था। भारत की बुनियादी ताकतें जैसे हमारी अच्छी बचत दर, सेविंग्स रेट, निवेश के लिए घरेलू संसाधनों की उपलब्धता, पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार, उस गिरावट के बावजूद भंडार 275 बिलियन से ज्यादा थे। और सबसे बढ़कर हमारी बड़ी और बढ़ती हुई घरेलू मांग, डोमेस्टिक डिमांड, ये सब अभी भी मजबूत थी। तो जरूरत किस चीज की थी? जरूरत थी एक सामूहिक समन्वित प्रयास की। सरकार, RBI, उद्योग जगत, निर्यातक, सबको मिलकर काम करने की जरूरत थी। सबसे पहले तो अर्थव्यवस्था में विश्वास, कॉन्फिडेंस बहाल करना जरूरी था, नकारात्मक माहौल को बदलना था। फिर सही नीतियां अपनाने की जरूरत थी, खासकर वो नीतियां जो आपूर्ति पक्ष को मजबूत करें, जैसे निर्यात बढ़ाना, निवेश आसान करना, और साथ ही राजनीतिक और प्रशासनिक सुस्ती, पॉलिटिकल एंड ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया को दूर करके तेजी से फैसले लेने और उन्हें लागू करने की जरूरत थी। अगर ये सब होता तो अर्थव्यवस्था वापस उच्च विकास पथ पर लौट सकती थी और रुपया खुद ब खुद स्थिर हो जाता। डरने की नहीं, बल्कि मिलकर काम करने की जरूरत थी। बिल्कुल, यानी समस्या के लक्षणों का इलाज करने के बजाय बीमारी की जड़ पर वार करना जरूरी था। सप्लाई साइड को ठीक करना बहुत अच्छे से समझाया आपने। अब अध्याय के अंत में कुछ अतिरिक्त अवधारणाएं, एडिशनल कॉन्सेप्ट्स दी गई हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। पहली है असंभव त्रिमूर्ति, या ऐसे ट्राइलेमा भी कहते हैं। ये क्या है? सुनने में बड़ा रहस्यमयी लगता है। नाम थोड़ा भारी है पर कॉन्सेप्ट बहुत लॉजिकल है। इसे मुंडेल फ्लेमिंग मॉडल से भी जोड़ा जाता है। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ये कहता है कि कोई भी देश एक ही समय पर एक साथ ये 3 नीतियां, 3 डिजायरेबल बट म्यूचुअली इनकंसिस्टेंट पॉलिसी गोल्स पूरी तरह से हासिल नहीं कर सकता। 1. स्थिर विनिमय दर, यानी रेट एकदम फिक्स रहे। 2. स्वतंत्र मौद्रिक नीति,
यानी देश का सेंट्रल बैंक अपनी अर्थव्यवस्था की जरूरत के हिसाब से ब्याज दरें या मनी सप्लाई तय करने के लिए पूरी तरह आजाद हो। 3. पूंजी का मुक्त प्रवाह, कैपिटल मोबिलिटी, यानी देश में पैसा बिना किसी खास रोक टोक के आ सके और जा सके। ये तीनों चीजें तो अच्छी लगती हैं, क्यों नहीं हासिल कर सकते एक साथ? क्योंकि ये आपस में टकराती हैं। सिद्धांत कहता है कि एक देश इन 3 में से कोई 2 तो चुन सकता है, लेकिन तीनों एक साथ नहीं पा सकता। उसे किसी एक को छोड़ना ही पड़ेगा। यही है त्रिमूर्ति की असंभवता या ट्राइलमा, त्रिसंकट। उदाहरण दे के समझाएंगे ये कैसे काम करता है? जरूर। मान लीजिए एक देश ने फिक्स्ड एक्सचेंज रेट चुना है, गोल 1, और वो फ्री कैपिटल फ्लो भी चाहता है, गोल 3। अब क्या होगा? अगर दुनिया में ब्याज दरें कम हैं और उसके देश में ज्यादा, तो बाहर से खूब पैसा डॉलर आएगा। इससे उसकी करेंसी मजबूत होने लगेगी। फिक्स रेट बचाने के लिए उसे अपनी करेंसी बेचनी पड़ेगी और डॉलर खरीदने पड़ेंगे, जिससे मनी सप्लाई बढ़ेगी और उसे अपनी ब्याज दरें कम करनी पड़ेंगी, दुनिया के बराबर लानी पड़ेंगी, यानी उसे अपनी इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी छोड़नी पड़ेगी। हांगकांग इसका क्लासिक उदाहरण है, जो डॉलर से पैक्ड है और कैपिटल फ्लो फ्री है, तो उसे अपनी ब्याज दरें यूएस फेड के हिसाब से रखनी पड़ती हैं। अच्छा, और दूसरा कॉम्बिनेशन? मान लीजिए देश फिक्स्ड रेट, गोल 1, और इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी, गोल 2 चाहता है। वो चाहता है कि रेट भी फिक्स रहे और ब्याज दरें भी वो खुद तय करे, तो उसे क्या छोड़ना पड़ेगा? तीसरा वाला, फ्री कैपिटल फ्लो। बिल्कुल, उसे कैपिटल फ्लो पर नियंत्रण यानी कैपिटल कंट्रोल्स लगाना पड़ेगा। पैसे के आने जाने पर रोक लगानी पड़ेगी। अगर वो ब्याज दरें बढ़ाता है अपनी मर्जी से, तो बाहर से पैसा आने की कोशिश करेगा, जिसे उसे रोकना होगा। अगर वो ब्याज दरें घटाता है, तो पैसा बाहर जाने की कोशिश करेगा, जिसे भी उसे रोकना होगा। चीन काफी हद तक इसी मॉडल पर चलता रहा है। और तीसरा कॉम्बिनेशन? तीसरा, अगर देश फ्री कैपिटल फ्लो, गोल 3, और इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी, गोल 2 चाहता है, जैसा कि ज्यादातर बड़ी अर्थव्यवस्थाएं आज चाहती हैं, भारत भी इसी तरफ है, तो उसे क्या छोड़ना पड़ेगा? पहला वाला, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। एग्जैक्टली, उसे फिक्स रेट छोड़ना पड़ेगा और फ्लोटिंग या मैनेज्ड फ्लोट अपनाना पड़ेगा। क्योंकि अगर पैसा आ जा सकता है और आप अपनी ब्याज दरें भी खुद तय करना चाहते हैं, तो आप रेट को फिक्स नहीं रख सकते, उसे मार्केट के हिसाब से एडजस्ट होने देना पड़ेगा। अमेरिका, यूके, यूरोजोन, भारत काफी हद तक इसी श्रेणी में आते हैं। तो यही है केंद्रीय बैंकों के सामने सबसे बड़ी चुनौती, ट्राइलेमा। इन 3 में से कौन सी 2 नीतियां चुनें जो उनकी अर्थव्यवस्था और उनके लक्ष्यों के लिए सबसे उपयुक्त हों? वाकई ये इम्पॉसिबल ट्रिनिटी तो पॉलिसी मेकिंग की एक फंडामेंटल दुविधा है। बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। अगली अवधारणा है RER और NER। ये क्या है और क्यों जरूरी है? हमने अब तक बायलेटरल रेट जैसे डॉलर रुपए की बात की है, ये उससे कैसे अलग है? हाँ, देखिए, डॉलर रेट हमें सिर्फ डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत बताता है, लेकिन भारत तो बहुत सारे देशों के साथ व्यापार करता है, यूरोजोन, यूके, जापान, चीन, UAE आदि। तो अगर हमें रुपए की ओवरऑल मजबूती या कमजोरी देखनी है, तो हमें उसे कई मुद्राओं के मुकाबले देखना पड़ेगा। यहीं पर नियर और RIR काम आते हैं। ये इंडेक्स सूचकांक होते हैं। पहले नियल बताइए। नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। नियर नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, ये भारत के रुपए की औसत कीमत बताता है हमारे कई प्रमुख व्यापारिक साझेदारों की मुद्राओं की एक टोकरी की तुलना में। ये एक इंडेक्स होता है। इसमें हर साझेदार देश की मुद्रा को उसके साथ हमारे कुल व्यापार, एक्सपोर्ट प्लस इंपोर्ट के वजन के हिसाब से भार दिया जाता है। जैसे अगर हमारा व्यापार US से ज्यादा है, तो डॉलर को ज्यादा वजन मिलेगा, जापान से कम है तो येन को कम। RBI ये इंडेक्स कैलकुलेट करता है। किताब में 36 देशों के बास्केट का जिक्र है, हालांकि ये बास्केट समय समय पर बदल सकता है। तो नीर अगर बढ़ता है तो इसका क्या मतलब है? नीर इंडेक्स का बढ़ना मतलब रुपया औसतन मजबूत हो रहा है, एप्रिशिएट कर रहा है उन 36 देशों की मुद्राओं के मुकाबले। अगर नीर घटता है तो मतलब रुपया औसतन कमजोर हो रहा है, डिप्रिशिएट कर रहा है। लेकिन इसमें एक कमी है। क्या कमी? इसमें महंगाई, इन्फ्लेशन का समायोजन नहीं होता। ये सिर्फ नॉमिनल रेट्स का औसत है। यहीं पर RER आता है। RER, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, ये ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? RER, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, ये नीर का ही सुधरा हुआ रूप है और ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि ये वास्तविक प्रतिस्पर्धा, रियल कॉम्पिटिटिवनेस को मापता है। RER भी कई प्रमुख व्यापारिक साझेदारों, RBI इसके लिए भी बास्केट यूज करता है। किताब 6 करेंसी US डॉलर, यूरो, GBP, JPY, CNY, HKD
का जिक्र करती है, पर यह भी बदलता है कि मुद्राओं के मुकाबले रुपए का भारित औसत वेटेड एवरेज लेता है, लेकिन इसमें भारत और उन साझेदार देशों के बीच मुद्रास्फीति के अंतर को भी समायोजित एडजस्ट किया जाता है। अच्छा, महंगाई का एडजस्टमेंट, इसका फायदा क्या है? बहुत बड़ा फायदा है। REER हमें बताता है कि महंगाई के असर को हटाने के बाद असल में हमारे देश का सामान उन देशों के सामान के मुकाबले कितना सस्ता या महंगा हुआ है। यानी हमारी वास्तविक व्यापार प्रतिस्पर्धा, रियल ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस, समय के साथ बढ़ी है या घटी है। एक उदाहरण से समझाएंगे? मान लीजिए नीर दिखाता है कि रुपया 10% कमजोर हुआ, डिप्रिशिएट हुआ, तो हमें लगेगा कि हमारे एक्सपोर्ट 10% सस्ते हुए होंगे। लेकिन अगर इसी दौरान भारत में महंगाई उन देशों की तुलना में 12% ज्यादा बढ़ गई, तो असल में हमारा माल सस्ता होने के बजाय 2% महंगा हो गया होगा। REER इसी चीज को पकड़ता है। हो सकता है नीर गिरे पर REER बढ़ जाए। REER हमें ज्यादा सच्ची तस्वीर दिखाता है। अगर REER 100 से ऊपर है तो माना जाता है कि रुपया ओवरवैल्यूड है, हमारी प्रतिस्पर्धा कम है। 100 से नीचे है तो अंडरवैल्यूड, प्रतिस्पर्धा ज्यादा है। तो नीति निर्माताओं के लिए खासकर एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस देखने के लिए REER ज्यादा उपयोगी है नीर से। हाँ बिल्कुल। REER उन्हें बताता है कि क्या विनिमय दर में दिख रहा बदलाव वाकई उनकी प्रतिस्पर्धा को प्रभावित कर रहा है या ये सिर्फ महंगाई का खेल है। बहुत बढ़िया। अब इस अध्याय का आखिरी कॉन्सेप्ट, विनिमय दर और क्रय शक्ति समता, परचेजिंग पावर पैरिटी, PPP। हमने शुरू में इसका जिक्र किया था, अब इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। हाँ, PPP एक थ्योरी है जो कहती है कि आदर्श रूप में लंबे समय में दो देशों के बीच विनिमय दर इस तरह से एडजस्ट होनी चाहिए कि दोनों देशों में एक समान सामान और सेवाओं की टोकरी, बास्केट ऑफ आइडेंटिकल गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने की लागत बराबर हो जाए। इसे लॉ ऑफ वन प्राइस का एक्सटेंशन कह सकते हैं। मतलब अगर अमेरिका में एक बिग मैक बर्गर $5 का है और भारत में बिल्कुल वैसा ही बर्गर $200 का, तो PPP के हिसाब से एक्सचेंज रेट $1 बराबर ₹40 2005 होना चाहिए। हाँ, थ्योरी यही कहती है। अगर मार्केट रेट इससे अलग है, मान लो $1 बराबर ₹80 है, तो थ्योरी के हिसाब से या तो डॉलर ओवरवैल्यूड है या रुपया अंडरवैल्यूड। इसे PPP रेट कहते हैं। लेकिन असल दुनिया में ऐसा क्यों नहीं होता? हमने देखा कि मार्केट एक्सचेंज रेट जैसे $1 इज इक्वल्स टू 83 रुपीज, PPP रेट जैसे $1 इज इक्वल्स टू 30 या 40 रुपीज के आसपास से बहुत अलग होता है। क्यों? क्योंकि असल दुनिया आदर्श नहीं है। PPP थ्योरी कई मान्यताओं पर आधारित है जो असलियत में पूरी नहीं होती। कई बाधाएं हैं, व्यापार बाधाएं, ट्रेड बैरियर्स, देशों के बीच सामान ले जाने पर ट्रांसपोर्ट लागत लगती है, टैरिफ लगते हैं, कोटा होते हैं। इनके कारण एक ही सामान की कीमत हर जगह बराबर नहीं हो पाती। गैर व्यापार योग्य वस्तुएं और सेवाएं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं होता, जैसे बाल कटवाना, घर का किराया, लोकल ट्रांसपोर्ट, रेस्टोरेंट का खाना। इनकी कीमतें स्थानीय कारकों जैसे मजदूरी, जमीन की कीमत पर निर्भर करती हैं, एक्सचेंज रेट पर नहीं। विकासशील देशों में ये चीजें अक्सर सस्ती होती हैं। पूंजी प्रवाह का असर, जैसा हमने बार बार देखा, एक्सचेंज रेट सिर्फ व्यापार, गुड्स एंड सर्विसेज से तय नहीं होता, बल्कि पूंजी के प्रवाह, कैपिटल फ्लोज, FDI, FPI से भी बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। PPP थ्योरी से नजरअंदाज करती हैं। सरकारी हस्तक्षेप, सरकारें और सेंट्रल बैंक भी एक्सचेंज रेट को मैनेज करते हैं, जिससे वो PPP लेवल से दूर जा सकता है। सरकारी हस्तक्षेप, गवर्नमेंट इंटरवेंशन, इन सब कारणों से बाजार विनिमय दर, मार्केट एक्सचेंज रेट अक्सर PPP दर से काफी अलग होती है, खासकर विकासशील देशों के मामले में जहां रुपया या उनकी करेंसी PPP के मुकाबले अंडरवैल्यूड दिखती है। तो फिर इस PPP दर का इस्तेमाल कहाँ होता है? अगर ये असल रेट नहीं है तो इसका फायदा क्या है? PPP दर का इस्तेमाल बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन दूसरी जगह। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाओं के आकार जैसे GDP या आय स्तर जैसे पर कैपिटा इनकम की अंतर्राष्ट्रीय तुलना, इंटरनेशनल कंपैरिजन करने के लिए किया जाता है। तुलना के लिए क्यों? मार्केट रेट से तुलना क्यों नहीं करते? क्योंकि मार्केट रेट देशों के बीच रहन सहन के खर्च, कॉस्ट ऑफ लिविंग के अंतर को नहीं दिखाता। मान लीजिए भारत की GDP को मार्केट रेट पर डॉलर में बदलें और अमेरिका की GDP से तुलना करें तो भारत बहुत पीछे दिखेगा।
लेकिन भारत में $1 से आप अमेरिका के मुकाबले कहीं ज्यादा चीजें खरीद सकते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सी चीजें सस्ती हैं। पीपीपी रेट इसी अंतर को एडजस्ट करता है। वो दिखाता है कि अगर रहन सहन का खर्च बराबर कर दिया जाए तो देशों की वास्तविक आय या उत्पादन कितना है। सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है चीन और अमेरिका के बाद, तो वो इसी समायोजित पीपीपी दर पर आधारित होता है। बिल्कुल सही। वो पीपीपी एडजस्टेड जीडीपी होती है। नॉमिनल मार्केट रेट पर जीडीपी के हिसाब से भारत की रैंकिंग अभी 5वीं या 6वीं है, लेकिन पीपीपी पर 3री। ये दिखाता है कि भारत के लोगों की खरीदने की शक्ति या देश का वास्तविक उत्पादन नॉमिनल आंकड़ों से कहीं ज्यादा है। तो पीपीपी हमें देशों की इकोनॉमी के साइज और लोगों के वेलफेयर की बेहतर तुलना करने में मदद करता है। लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि असल लेन देन तो मार्केट रेट पर ही होता है। हाँ, ये पॉइंट बिल्कुल साफ होना चाहिए। जब आप विदेश घूमने जाते हैं या कोई कंपनी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती है या निवेश करती है, तो सारा लेन देन बाजार विनिमय दर, कन्वेंशनल मार्केट एक्सचेंज रेट पर ही होता है, पीपीपी दर पर नहीं। पीपीपी सिर्फ तुलना करने के लिए, एनालिसिस के लिए एक सैद्धांतिक, थ्योरेटिकल और सांख्यिकीय स्टैटिस्टिकल टूल है। आप पीपीपी रेट पर जाकर डॉलर नहीं खरीद सकते। और तुलना के लिए अक्सर आधार मुद्रा या बेस करेंसी के रूप में यूएसडी का ही इस्तेमाल क्यों होता है, चाहे नॉमिनल हो या पीपीपी? ये काफी हद तक ऐतिहासिक कारणों से है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद हुए ब्रेटन वुड्स समझौते ने डॉलर को दुनिया की प्रमुख रिजर्व करेंसी बना दिया था, जो सोने से जुड़ा था। हालांकि वो सिस्टम खत्म हो गया, पर डॉलर का दबदबा बना रहा। साथ ही अमेरिका अभी भी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और डॉलर का इस्तेमाल वैश्विक व्यापार, वित्त और कमोडिटी मार्केट में सबसे ज्यादा होता है। इसलिए इसे तुलना के लिए कॉमन पैमाना या मानक मुद्रा मान लिया गया है। हालांकि अब यूरो और युआन भी महत्वपूर्ण हो रहे हैं। बेहतरीन। तो ये थी संजीव वर्मा के अध्याय 29 की पूरी कहानी, विनिमय दर निर्धारण का पूरा पोस्टमार्टम। मुझे लगता है अब सुनने वालों के मन में एक्सचेंज रेट को लेकर, इसके प्रकारों को लेकर, भारत में इसके इतिहास और मौजूदा सिस्टम को लेकर, आरबीआई के रोल को लेकर और एप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन, डिवैल्यूएशन जैसी टर्म्स को लेकर काफ़ी स्पष्टता आ गई होगी। अब जल्दी से इस पूरी लंबी चर्चा की मुख्य बातों की टेकअवेज को दोहरा लेते हैं एक ऑडियो बुलेट पॉइंट्स की तरह। जरूर, ये एक अच्छा रिकैप होगा ताकि सब कुछ दिमाग में बैठ जाए। ओके, तो की टेकअवेज। विनिमय दर, एक्सचेंज रेट, एक मुद्रा की दूसरी मुद्रा में कीमत मांग और आपूर्ति से तय होती है, कई फैक्टर्स पर निर्भर। प्रणालियाँ, सिस्टम्स, फिक्स रेट, रेट सरकार, सेंट्रल बैंक तय करे जैसे करेंसी बोर्ड, क्रॉलिंग पेग, और फ्लोटिंग रेट, रेट मार्केट तय करे जैसे फुल फ्लोट, मैनेज्ड फ्लोट। भारत मैनेज्ड फ्लोट अपनाता है, मार्केट आधारित प्लस आरबीआई का हस्तक्षेप। कन्वर्टिबिलिटी वर्सेस डिटर्मिनेशन, दोनों अलग चीजें हैं। कन्वर्टिबिलिटी मतलब मुद्रा बदलने की आज़ादी, डिटर्मिनेशन मतलब दर कैसे तय होगी। भारत में करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी है, कैपिटल अकाउंट पर पूरी नहीं। भारत का सफ़र आज़ादी के बाद फिक्स्ड, पहले पाउंड से लिंक, फिर बास्केट ऑफ करेंसीज। 1992 में LERMS, ड्यूअल रेट, 40% ऑफिशियल, 60% मार्केट। 1993 से मार्केट डिटर्मिन्ड, यूनिफाइड रेट, बाद में मैनेज्ड फ्लोट। एप्रिसिएशन, रुपए का मजबूत होना, रुपए डॉलर दर कम होना, जैसे $1 = 40 रुपीज़ से 38 रुपीज़। कारण डॉलर की सप्लाई बढ़ना, जैसे FPI FDI आना। प्रभाव, निर्यात महंगा, आयात सस्ता, CAD बढ़ सकता है। इतना उद्देश्य, निर्यात प्रतिस्पर्धा बचाना, अत्यधिक अस्थिरता रोकना। साइड इफेक्ट, रुपए की तरलता बढ़ना, महंगाई का खतरा। उपाय, स्टेरिलाइजेशन, OMO, रिवर्स रीपो से अतिरिक्त रुपया सोखना। दुविधा, प्रिजनर्स डायलेमा, निर्यात प्रतिस्पर्धा बनाम महंगाई नियंत्रण। डिप्रिसिएशन, रुपए का कमजोर होना, डॉलर दर बढ़ना, जैसे $1 बराबर 80 से $82। कारण, डॉलर की मांग बढ़ना या सप्लाई घटना, जैसे FPI का बाहर जाना, CAD बढ़ना, तेल महंगा होना। प्रभाव, निर्यात सैद्धांतिक रूप से सस्ता, लेकिन आयात महंगा, आयातित महंगाई का बड़ा खतरा, इसी भी महंगी, CAD पर दबाव। डिप्रिसिएशन वर्सेस डिवैल्यूएशन, डिप्रिसिएशन बाजार आधारित प्रणाली में स्वतः होता है, डिवैल्यूएशन निश्चित दर प्रणाली में सरकार द्वारा जानबूझकर किया जाता है। भारत में 1993 के बाद डिप्रिसिएशन होता है, डिवैल्यूएशन नहीं। आरबीआई का हस्तक्षेप,
जब रुपया कमजोर हो। अपने भंडार से डॉलर बेचना। उद्देश्य गिरावट रोकना या धीमी करना। पैनिक रोकना। सीमाएं पर्याप्त भंडार की जरूरत। ज्यादा बेचने से भंडार घटना और लिक्विडिटी कम होना। मंदी का खतरा। भारत में हालिया गिरावट के कारण संरचनात्मक व्यापार घाटा, महंगाई प्लस तात्कालिक उच्च सीएडी, तेल सोने का आयात, अस्थिर पूंजी प्रवाह एफपीआई पर निर्भरता, वैश्विक कारक यूएस फेड की नीतियां, टेपर टैंट्रम, नोटबंदी, सट्टेबाजी, एनडीएफ। गिरावट रोकने के समाधान, मांग दबाने वाले उपाय, रेपो हाइक, इंपोर्ट कर्ब्स नाकाफी। असली समाधान आपूर्ति बढ़ाने में, निर्यात को जोरदार बढ़ावा, रेयर अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाना, एफडीआई आकर्षित करना, सरकारी प्रक्रिया तेज करना, गैर जरूरी आयात रोकना, रुपए में व्यापार जैसे ईरान। इम्पॉसिबल ट्रिनिटी ट्राइलेमा, कोई भी देश एक साथ फिक्स्ड रेट, इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी और फ्री कैपिटल फ्लो हासिल नहीं कर सकता। कोई दो ही चुन सकता है। नियर REIR, नियर कई देशों के साथ रुपए का नॉमिनल औसत रेट बिना महंगाई समायोजन। REIR कई देशों के साथ रुपए का रियल औसत रेट महंगाई समायोजन। REIR वास्तविक व्यापार प्रतिस्पर्धा का बेहतर मापक है। PPP परचेजिंग पावर पैरिटी, ये विभिन्न देशों में समान खरीदने की लागत बराबर करने वाली सैद्धांतिक दर। अंतर्राष्ट्रीय तुलना GDP आय में उपयोगी ताकि कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्ट हो सके। वास्तविक लेन देन बाजार दर पर ही होता है। वाह, क्या जबरदस्त और डिटेल रिकैप था। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये विस्तृत चर्चा हमारे सुन लो यूपीएससी के श्रोताओं के लिए बेहद उपयोगी रही होगी। एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन वाकई यूपीएससी अर्थव्यवस्था का एक कोर टॉपिक है और इसकी इतनी गहरी समझ न सिर्फ परीक्षा में अच्छे अंक दिलाएगी बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में भी अखबार पढ़ते हुए या न्यूज़ देखते हुए देश और दुनिया की आर्थिक गतिविधियों को एक नए और बेहतर नजरिए से समझने में मदद करेगी। बिल्कुल। और मैं फिर कहूँगा कि ये कॉन्सेप्ट्स थोड़े जटिल लग सकते हैं, खासकर अगर कोई पहली बार इन्हें इतनी गहराई से सुन रहा हो। इकोनॉमिक्स है भाई, इसलिए मेरी सलाह है कि अगर कोई हिस्सा मुश्किल लगा हो या कोई कनेक्शन समझने में दिक्कत हुई हो तो निराश ना हो। इस सत्र को दोबारा जरूर सुने, एक बार 2 बार, जब तक क्लियर ना हो जाए। रेपिटेशन इज द मदर ऑफ लर्निंग। बार बार सुने, नोट्स बनाएं और उन पर सोचने से कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाएंगे। एकदम सही कहा, रेपिटेशन इज की। और अगर आपको हमारा ये प्रयास, ये घंटों की मेहनत से तैयार की गई विस्तृत चर्चा पसंद आई तो प्लीज़ अपना प्यार और समर्थन ज़रूर दिखाएं। सुन लो यूपीएससी यूट्यूब चैनल पर जाएं, इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जो यूपीएससी या किसी भी अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अपने विचार, अपने सवाल, अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हमें आपके कमेंट्स पढ़ना और उनसे सीखना अच्छा लगता है। और हाँ, सबसे ज़रूरी, अगर अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वो नोटिफिकेशन वाली घंटी बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हमारा कोई भी नया ज्ञानवर्धक सत्र आपसे मिस ना हो। आपका हर लाइक, हर शेयर, हर कमेंट, हर सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। यह हमें और ज़्यादा मेहनत करने और ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट आपके लिए लाने के लिए प्रेरित करता है। हम ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत और परीक्षा उन्मुख सत्र आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, स्वस्थ रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।